मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। अगर आपको कहानियां पसंद है तो मेरे चैनल पर हमेशा बेहतरीन कहानियां अपलोड होती है और रहेगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। सभी मुख्य किरदारों की तरह हमारे मुख्य किरदार की भी चाहत है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ओवर पावरफुल सिस्टम मिले जो एक फैंसी वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेंट हुआ है। पर हमारे मुख्य किरदार को मिलता क्या है? एक इरिटेटिंग डिटेक्टिव सिस्टम जो उसकी जीवन को आसान बनाने के बजाय उसे और इरिटेट करता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे मुख्य किरदार के आगे का जीवन कैसा होगा। इसमें आपको थ्रिलर के साथ साथ फन भी मिलेगा। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपडेट रहिए मेरे साथ मेरे के लिए चैनल पर आगे। शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। ल्यूक, तुम आलसी हो, क्या तुमने कपड़े नहीं बदले? अगर तुम और समय लोगे तो मैं तुम्हें नग्न अवस्था में ही प्रोम में जाने दूंगा, रॉबर्ट ग्रेसन ने चिल्लाते हुए कहा और उसने ड्राइवर की सीट से ऊपर के कमरे की ओर अपना सिर उठाया। ड्राइवर की सीट का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह इतनी जोर से चिल्लाया कि खिड़कियां हिलने लगीं। थोड़ी देर बाद ऊपर के कमरे से उसकी चिल्लाहट जितनी ही तेज आवाज़ आई। क्या बकवास है? क्रोध से भरकर रॉबर्ट अपनी F150 की ड्राइवर सीट से कूद गया और इमारत में भाग गया। इसके बाद सीढ़ियों से ऊपर भागते समय धमाकों की एक श्रृंखला सुनाई दी। अंत में दरवाज़ा खोलते ही एक जोरदार धमाका हुआ। आह ल्यूक, तुम्हें क्या हो गया बदमाश? रॉबर्ट की चिल्लाहट एक बार फिर गूंजी। उसके बाद एक महिला की आवाज़ आई। 1 मिनट बाद रॉबर्ट को एक युवक को अपनी पीठ पर लादकर इमारत से बाहर भागते हुए देखा जा सकता था। उसके पीछे एक अधेड़ उम्र की महिला थी जिसके साथ एक 5 साल का लड़का था। कैथरीन, अपनी कार चलाओ और जोसेफ के साथ आओ। सड़क पर सावधान रहो और जल्दबाजी मत करो। रॉबर्ट ने पीछे मुड़कर कुछ शब्द कहे और फिर युवक को अपनी पीठ के बल पीछे की सीट पर बिठाया। युवक को लेटने में मदद करने के बाद वह ड्राइवर की सीट पर भागा। उसने कार स्टार्ट की और फोर्ड का इंजन जोर से गर्जना करने लगा। कार हाईवे की ओर भागी और भाग गई। ... एक दिन बाद ल्यूक को होश आया। वह अपने ऊपर छत को घूरता रहा और कुछ देर बाद ही उसे याद आया कि क्या हुआ था। जैसे ही उसे याद आया कि क्या हुआ था, उसका दिल खुशी से भर गया। हालांकि उसने फिर भी जल्दी से अपनी उत्तेजना को दबा दिया और शांत हो गया। उसने अपने आसपास देखा और पाया कि वह एक अस्पताल के वार्ड में था। उसके अलावा क्लेयर भी वार्ड में थी। वह भी उससे कुछ ही दूरी पर एक सोफे पर गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही उसने क्लेयर पर नजर डाली, उसने राहत की सांस ली। चूंकि उसकी छोटी बहन यहाँ थी, इसलिए रॉबर्ट ने ही उसे अस्पताल भेजा होगा। उसने अपने आसपास की आवाज़ें सुनना जारी रखा और पाया कि जगह लगभग खाली थी क्योंकि वहाँ किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि की आवाज़ नहीं थी। इससे उसने अनुमान लगाया कि शायद अब रात हो चुकी थी। अस्पताल में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी ल्यूक ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी भावनाओं के साथ चिल्लाया, बाहर आओ सिस्टम। इसके बाद उसे कोई जवाब नहीं मिला। ये कौन सा सिस्टम था? ल्यूक ने खुद को कोसने से रोका और एक बार फिर अपनी सारी भावनाओं के साथ पुकारा, बाहर आओ सिस्टम मेरे डैडी। इसके बाद फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। ल्यूक, सिस्टम मेरा बेटा, सिस्टम मेरा पोता, सिस्टम तुम कहीं सेक्स कर रहे हो? ठीक है, फिर भी कोई जवाब नहीं। ल्यूक मन ही मन कोसने लगा। सिस्टम, कम से कम तुम्हें मुझे कोई इंटरफेस या कुछ और तो दिखाना चाहिए, है ना? या कोई कैरेक्टर पेज या कुछ और। इसका क्या मतलब है? तुम मरने का नाटक क्यों कर रहे हो? जैसे ही उसने अपने मन में ये शब्द कहे, उसके दिमाग में डेटा की एक स्ट्रिंग दिखाई दी। यह उस इंटरफेस या कैरेक्टर पेज से बिल्कुल अलग था जिसकी उसे उम्मीद थी। सारा डेटा सीधे उसके दिमाग में आ गया था। उसे कोई कैरेक्टर पेज पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उपयोगकर्ता ल्यूक उर्फ ल्यूक कॉल्सन। ताकत 12 शारीरिक ताकत। निपुणता 11 चपलता फुर्तीलापन। मानसिक ताकत 12 मानसिक दृढ़ता। स्तर 0। अनुभव 0। क्रेडिट 0। और कुछ नहीं। ल्यूक को जब एहसास हुआ कि इसके अलावा और कुछ नहीं है तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसे लगा कि सिस्टम को पकड़कर उसे पीटना चाहिए। दुर्भाग्य से उसे नहीं पता था कि सिस्टम कहाँ स्थित है। जहां तक ल्यूक की उत्पत्ति का सवाल है, कहानी 13 साल पहले शुरू हुई थी। 13 साल पहले एक यादृच्छिक दिन ल्यूक अचानक जाग गया और उसने पाया कि वह एक कोकेशियान लड़के में बदल गया था। ल्यूक कॉल्सन नाम का एक 5 वर्षीय शरारती बच्चा। वह लंबे समय तक खोया या भ्रमित नहीं रहा। इससे पहले कि उसे सिस्टम से पता चले कि वह पुनर्जन्म नहीं हुआ था, उसकी आत्मा ने एक नया शरीर ग्रहण किया था। बल्कि वह खुद ल्यूक था। लेकिन किसी कारण से सिस्टम को सक्रिय करने से पहले उसके मस्तिष्क को एक निश्चित आवश्यकता को पूरा करना था। इस प्रकार सिस्टम केवल 5 साल की उम्र में ही स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया था। इसके अलावा उसके पिछले जीवन की यादें भी उसके पास लौट आईं। इस प्रकार वह अज्ञानता में अपना दैनिक जीवन व्यतीत करता रहा और 5 वर्ष की आयु के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसने अपना पिछला जीवन इसी दुनिया में नहीं जिया था।
वह अपने पिछले जीवन में एक भारतीय था और 30 वर्ष की आयु तक एक साधारण लेकिन शांतिपूर्ण जीवन जीता था। हर एक दिन वह बिना चूके अपने कार्यस्थल एक निश्चित कंपनी में जाता था। वह वहां एक प्रशासनिक कर्मचारी था, एक ऐसी नौकरी जिससे उसे खाने के लिए पर्याप्त वेतन मिलता था। वह उसी शेड्यूल के अनुसार रहता था और अपने बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त वेतन कमाता था। उसका जीवन जीविका कमाने और अपनी अंतिम मृत्यु की प्रतीक्षा करने के इर्द गिर्द घूमता था। उसका जीवन पूरी तरह से साधारण था। फिर एक रात को वह घर पर कुछ अमेरिकी टीवी शो देखते हुए सो गया। उसकी मृत्यु के समय जो एपिसोड चल रहा था वह संयुक्त राज्य अमेरिका के एक निश्चित गांव में एक निश्चित मामले के बारे में था। जब उसने टीवी पर सुंदर दृश्य और विशाल भूमि देखी तो उसने खुद से सोचा कि अगर वह वहां रह सकता तो कितना अच्छा होता। और वह उस दुनिया की आखिरी याद थी। ये स्पष्ट था कि उस रात सो जाने के बाद वह किसी अज्ञात कारण से इस दुनिया के संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गया था और यह उसकी पिछली जिंदगी से अलग दुनिया थी। वह एक बच्चे में भी बदल गया था। उसके पास अभी भी ल्यूक की 5 साल की उम्र से पहले की यादें थीं। यादें अन्य सामान्य बच्चों की तरह ही थीं। उसे जो याद रखना चाहिए था वह उसे अभी भी याद था, जबकि जब वह छोटा था, जैसे कि उसके बचपन के दौरान की यादें सब भूल गई थीं। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका उसके पिछले जीवन का वही संयुक्त राज्य नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पिछले जीवन की यादें 2018 में ही रुक गई थीं, लेकिन यहाँ उनका जन्म 1985 में हुआ था। इस बात का और भी बड़ा सबूत कि यह एक अलग दुनिया थी ये तथ्य था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्तमान राष्ट्रपति लैटिनो वंश की एक महिला थी, 57 वर्षीय मिशेल बोर्ग। हालांकि ल्यूक ने अपने पिछले जीवन में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर भी वह जानता था कि उसके पिछले जीवन में कभी भी कोई महिला राष्ट्रपति या लैटिनो वंश की राष्ट्रपति नहीं रही थी और निश्चित रूप से कभी भी लैटिनो वंश की महिला राष्ट्रपति नहीं रही थी। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि वह 20 साल से ज्यादा पहले नहीं गया था, बल्कि वह एक समानांतर दुनिया में आ गया था। इस सब के बारे में ल्यूक की भावनाएं बेहद जटिल थीं। उसे एक बार उम्मीद थी कि यह उसके पिछले जीवन की वही दुनिया है। अगर ऐसा हुआ तो वह एक बार फिर अपने माता पिता और भाई बहनों को देख पाएगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता और भाई बहन ये स्वीकार करेंगे या नहीं कि अब उनका एक कोकेशियान बेटा और भाई है। लेकिन कठोर वास्तविकता ये थी कि वह अब उनके पास वापस नहीं जा सकता था। हालांकि अपने पिछले जीवन में वह एक थका हुआ और महत्वाकांक्षाहीन युवा था। इस प्रकार वह जल्द ही उन जटिल भावनाओं को भूल गया जो पूरी तरह से व्यर्थ थीं। सबसे पहले वह किसी भी तरह से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं सोच पा रहा था। दूसरे, उसके भाई बहन उसके माता पिता की देखभाल करेंगे। वह केवल यही उम्मीद करता था कि उसके गायब होने से उन्हें बहुत दुख न हो, हालांकि यह थोड़ा ज्यादा उम्मीद भरा था। इस दुनिया में 10 साल से ज्यादा रहने के बाद ल्यूक ने आखिरकार अपनी पिछली दुनिया की लालसा को त्याग दिया और यहाँ पैदा हुआ और पला बड़ा एक अमेरिकी बन गया। सच में उसे अपने रहने के माहौल के बारे में भी बहुत शिकायतें थीं। ऐसा क्यों था कि जब दूसरे लोग पुनर्जन्म लेते थे तो वे या तो किसी वित्तीय समूह के मालिक के बेटे बन जाते थे या न्यूयॉर्क जैसे महानगर में, जबकि जब वह पुनर्जन्म लेता था तो वह कहीं बीच में किसी ग्रामीण इलाके में पहुंच जाता था। 5 साल की उम्र में जागने के बाद से वह टेक्सास राज्य में रह रहा था, या सटीक रूप से कहें तो नॉक्स सिटी में, या और भी सटीक रूप से कहें तो नॉक्स सिटी के बाहर एक छोटे से शहर में। इस छोटे से शहर में केवल 2000 निवासी थे, जो उसके पिछले जन्म में भारत के एक गाँव की आबादी के बराबर था। अपने पिछले जन्म में भारत से अलग ये जगह अविश्वसनीय रूप से विशाल और व्यापक थी और शहर छोड़ने के बाद कोई भी व्यक्ति बिना किसी को देखे लंबे समय तक गाड़ी चला सकता था। वह 13 साल तक ऐसे ग्रामीण इलाके में रहा था और सीनियर हाई स्कूल से स्नातक होने तक भी जीवित रहा। इसका एकमात्र कारण ये था, वह एक सिस्टम वाला व्यक्ति था। जब वह 5 साल का था तब से वह जानता था कि उसके पास एक सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम ने उसे कभी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। एक पत्थर की तरह ये वहीं रहा और हिला नहीं, लेकिन किसी कारण से वह यह महसूस करने में सक्षम था कि यह सिस्टम वास्तव में मौजूद था, लेकिन वह सटीक रूप से यह नहीं बता पाया कि यह सिस्टम कहाँ है। उसने कभी किसी और से इस बारे में बात नहीं की थी क्योंकि इससे रॉबर्ट और कैथरीन को लगता कि वह मानसिक रूप से बीमार है। किसी भी मामले में सिस्टम ने उसे एक बात बताई थी, वह ये कि यह पूरी तरह से तभी सक्रिय होगी जब वह वयस्क हो जाएगा। इस प्रकार ल्यूक के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिस्टम ने ऐसा दिखावा करने पर जोर दिया जैसे कि वह मर चुका है। इसके बारे में वह और क्या कर सकता था। ये पहली बार नहीं था जब उसने सिस्टम को डैड, ग्रैंडडैडी इत्यादि जैसे विभिन्न नामों से पुकारने की कोशिश की थी। वह आमतौर पर अनदेखा किए जाने के बाद सिस्टम को पोता, पोता इत्यादि जैसे अन्य नामों से पुकारना शुरू कर देता था। फिर भी सिस्टम इन सभी वर्षों में चुप रहा था। जब वह उपन्यासों में मुख्य पात्रों के बारे में पढ़ता था तो उनके सिस्टम में या तो बुद्धिमत्ता या कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती थी और उनके अलग अलग व्यक्तित्व होते थे। वे अलग थलग, घमंडी, ठंडे, बाहरी रूप से दयालु लेकिन अंदर से बुरे, प्यारे, बातूनी या यहाँ तक कि घृणित भी हो सकते थे। जब मुख्य पात्रों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो वे अपने सिस्टम से बात कर सकते थे, लेकिन उसने जो सिस्टम प्राप्त किया था वह कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं थी। वास्तव में यह एक मंदबुद्धि मशीन थी।
अन्यथा इस सिस्टम से प्रतिक्रिया की कमी के लिए वास्तव में कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। और इसी तरह ल्यूक बिना किसी घटना के बड़ा हुआ, जब तक कि वह अपने सीनियर हाई स्कूल ग्रेजुएशन प्रोम के दिन तक नहीं पहुंच गया। वह दिन भी था जब वह 18 साल का हो गया। जैसे ही वह प्रोम की तैयारी करते हुए ऊपर अपने कमरे में सूट पहन रहा था, सिस्टम ने अचानक उसे एक संदेश भेजा, होस्ट के वयस्क होने का पता चला है। सिस्टम औपचारिक रूप से सक्रिय हो गया है और 10 सेकंड में सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो जाएगा। क्या बकवास है, ल्यूक चिल्लाने में सक्षम था। उसके बाद, इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसके मस्तिष्क में तीव्र दर्द हुआ। उसकी आंखें तुरंत काली पड़ गईं क्योंकि उसके शरीर का आत्मरक्षा तंत्र तीव्र दर्द से सक्रिय हो गया, जिससे वह बेहोश हो गया। रॉबर्ट ने ऊपर पहुंचने के बाद पहली चीज जो देखी वह ल्यूक को जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। इसके बाद रॉबर्ट ने उसे अस्पताल भेजा और एक दिन कोमा में रहने के बाद ल्यूक होश में आया। वर्तमान में केवल उसकी बहन क्लेयर यहाँ थी और वह गहरी नींद में थी। यह उसके लिए अपने पुरस्कार का अनावरण करने का सही समय था। तथाकथित पुरस्कार प्रणाली थी। इन सभी वर्षों में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी को पता चला हो कि उसे बहुत सारी संपत्ति विरासत में मिली है, लेकिन वह कई वर्षों बाद तक उसे छू नहीं पाया। हाँ, एक तरह से उसे ऐसा ही महसूस हुआ। ये प्रणाली उसके पिछले जीवन की विरासत के समान थी। उन 13 वर्षों के दौरान ल्यूक किसी एक चीज का इंतजार कर रहा था, और जब वह जागा तो उसे आखिरकार समझ में आया कि यह प्रणाली केवल वयस्क होने के बाद ही सक्रिय क्यों होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रणाली को उन दोनों को एक साथ बांधने के लिए उसकी आत्मा के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत थी। वयस्क होने से पहले उसका शरीर, या सटीक रूप से कहें तो उसका मस्तिष्क, तालमेल से होने वाले झटके को सहन नहीं कर पाएगा। यह आसानी से उसे मार सकता था। ल्यूक पूरी तरह से अवाक रह गया और उसने मन ही मन कोसा, क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते कि क्या तुम मेरे साथ तालमेल बिठाने जा रहे हो? जैसे कि शायद मुझे एक दिन का नोटिस दो। सिस्टम ने वास्तव में उसे सीधे तालमेल बिठाने से पहले 10 सेकंड की एक साधारण उल्टी गिनती दी थी। और इस तरह न केवल उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, बल्कि उसका ग्रेजुएशन प्रोम भी बर्बाद हो गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसकी वर्तमान प्रेमिका जिमेना उसके साथ नृत्य करना चाहती थी। उसे बीच मझधार में छोड़ने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह भयंकर बिल्ली का बच्चा उसे नोचकर मार डालेगा। फिर भी यह उसके लिए बाद में चिंता करने वाली बात थी। अभी के लिए उसका ध्यान अभी भी सिस्टम पर था, लेकिन सिस्टम की मूर्खता ने उसकी उम्मीदों को भी पार कर दिया। औपचारिक सक्रियण के बाद, तालमेल बिठाने के बाद भी सिस्टम ने अभी भी ऐसा दिखावा किया जैसे कि वह मौजूद ही नहीं है। सिस्टम से उसे जो डेटा मिला था उसमें कोई कैरेक्टर पेज, कोई पैनल या कोई विंडो तक नहीं थी। ये सिर्फ शुद्ध डेटा था जिसे देखा जा सकता था। उसके लिए कोई अन्य सुझाव या संकेत नहीं था। ल्यूक अपने दिल में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका, सिस्टम, तुम्हारा कम से कम एक नाम तो होना चाहिए, है न? अचानक सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी, सुपर ब्रेव डिटेक्टिव सिस्टम, संक्षेप में सुपर डिटेक्टिव सिस्टम, और कुछ और नहीं। ल्यूक अब सिस्टम पर गुस्सा करने की भी जहमत नहीं उठा सकता था। वह शांत हो गया और सिस्टम का अध्ययन करने लगा। हालांकि वह सिस्टम को इतना बेकार होने और यूजर इंटरफेस ना होने के लिए कोस रहा था, फिर भी इसमें कुछ उपयोगी था। तार्किक रूप से कोई यह अनुमान लगा सकता था कि चूंकि सिस्टम ने उसे कुछ संख्याएं दी थी, इसलिए यह संभव था कि उन संख्याओं को बढ़ाया जा सकता था। 3 मुख्य विशेषताओं, शक्ति, निपुणता और मानसिक शक्ति, से ल्यूक यह अनुमान लगा सकता था कि किसी व्यक्ति को मापने के लिए सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाले मापदंडों में कुछ भी असामान्य नहीं था। और सिस्टम ने यह भी मौन सहमति व्यक्त की थी कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए तीनों विशेषताओं का औसत मूल्य 10 था। ल्यूक के लिए उसकी शक्ति 12 थी, निपुणता 11 थी और मानसिक शक्ति 12 थी। दूसरे शब्दों में, वह औसत से थोड़ा ऊपर था। लेकिन ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग शारीरिक श्रम करते थे जबकि यहाँ के छात्र व्यायाम करना पसंद करते थे। ल्यूक खुद भी इस सनक में शामिल हो गया था और कभी कभी अपनी कक्षा से जिम तक बॉडी बिल्डिंग के दीवाने लोगों का पीछा करता था। बेशक उन लोगों के लिए बॉडी बिल्डिंग एक जुनून था, उसके लिए वह केवल खेल रहा था। इस प्रकार उसकी शक्ति केवल 12 थी, जो औसत से थोड़ा ही ऊपर थी। 11 की निपुणता के लिए ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि उसने कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया था। इस प्रकार वह एक सामान्य व्यक्ति से केवल एक अंक ऊपर था। जहां तक 12 की मानसिक शक्ति का सवाल है, उसे कुछ हद तक अंदाजा था कि इसका क्या मतलब है। मानसिक निश्चित रूप से उसके मस्तिष्क से संबंधित होगा, या सटीक रूप से कहें तो उसके मस्तिष्क के संचालन की गति से। तीनों मुख्य विशेषताओं में से कोई भी अन्य 2 से बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी कोई भी विशेष रूप से कमजोर नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या सिस्टम इन विशेषताओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। सूची में अगला स्थान स्तर, अनुभव और क्रेडिट का था। तीनों 0 पर थे। इससे संकेत मिलता है कि उसके पास एक स्तर था और वह अनुभव और क्रेडिट अंक प्राप्त कर सकता था। जहां तक स्तर बढ़ाने के लिए उसके लिए कितने अनुभव बिंदुओं की आवश्यकता होगी और क्रेडिट बिंदुओं के साथ क्या करना है, वह भविष्य में धीरे धीरे इसका पता लगा सकता था। कम से कम अब उसे पता था कि सिस्टम पूरी तरह से बेकार नहीं था। इस पर आधा दिन शोध करने के बाद ल्यूक ने सिस्टम के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। मास्टर सिस्टम, क्या आप मुझे कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं? मुझे जवाब दें, मैं कैसे स्तर बढ़ा सकता हूं?
अनुभव। बेशक मैं जानता हूं कि यह अनुभव के माध्यम से है। मुझे अनुभव कैसे मिलना चाहिए? मिशन। मिशन कहाँ है? अरे, आप मुझे मिशन तभी दिखा रहे हैं जब मैंने इसके लिए कहा। ल्यूक के बार बार किए गए प्रयोगों ने आखिरकार सिस्टम से प्रतिक्रिया प्राप्त की और उसे आखिरकार इससे अतिरिक्त जानकारी मिली। बेशक अभी भी कोई यूजर इंटरफेस या ऐसा कुछ नहीं था। मिशन। आधिकारिक तौर पर पुलिसकर्मी बनना। समय सीमा 1 महीना। पुरस्कार 10 अनुभव अंक, 10 क्रेडिट अंक। जब ल्यूक को मिशन मिला तो वह अविश्वसनीय रूप से प्रभावित हुआ, इतना कि वह लगभग रो पड़ा। धन्यवाद सिस्टम। वास्तव में ये सिस्टम बेकार नहीं था। वास्तव में वह अनुभव और क्रेडिट अंक अर्जित कर सकता था। लेकिन थोड़ी देर बाद उत्साहित ल्यूक सोच में डूब गया। उसने बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे, उनमें से कई मुख्य पात्रों से संबंधित थे। विशिष्टताओं को एक तरफ रखते हुए सिस्टम को आमतौर पर कुछ प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहले प्रकार की प्रणाली रहस्यमय प्रकार की थी, जहां उपयोगकर्ताओं को जादू कौशल, मार्शल आर्ट, अमर खेती मैनुअल या यहां तक कि महाशक्तियां प्रदान की जाती थीं। दूसरे प्रकार की प्रणाली तकनीकी प्रकार की थी, जहां उपयोगकर्ताओं को हथियार, गैजेट, आनुवंशिक मजबूती, अंतरतार्कीय युद्धपोत आदि प्रदान किए जाते थे। तीसरा प्रकार एक वास्तविक दुनिया प्रणाली थी, जिसमें ऐसी पुस्तकें शामिल थीं जिनमें मुख्य पात्रों को सुपरस्टार, वैज्ञानिक, अपराधी, न्याय के नायक आदि बनना पड़ता था। तीसरे प्रकार को कभी कभी पहले और दूसरे प्रकार के साथ मिलाया जाता था, लेकिन मुख्य ध्यान अभी भी वास्तविक दुनिया पर होता था। ल्यूक को जो सबसे ज्यादा चाहिए था वह पहला प्रकार था। पहले प्रकार से उसे मिलने वाले पुरस्कार हमेशा सबसे आकर्षक होते। उसकी दूसरी पसंद दूसरा प्रकार होगा, जहां वह तकनीकी पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। आखिरकार जब तकनीक पर्याप्त उच्च स्तर पर पहुंच जाती है तो ये पहले प्रकार की प्रणाली से प्राप्त पुरस्कारों से कमजोर नहीं हो सकती। और तीसरा प्रकार उसकी आखिरी पसंद थी, और अगर उसके पास तीसरे प्रकार को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था तो उसे ऐसी प्रणाली लेने में कोई आपत्ति नहीं थी जिसके लिए उसे सुपरस्टार, सुपर लेखक, सुपर पटकथा लेखक या सुपर योजनाकार बनना पड़ता। ये सभी स्वीकार्य विकल्प थे। या एक वैज्ञानिक बनना, अपने आविष्कारों से धन संचय करना, ये भी एक अच्छा विकल्प होगा। 15 फरवरी 2020 से चयनित न की गई पुस्तकों पर खर्च किए गए सिक्के 30 दिनों के भीतर वापस कर दिए जाएंगे। हालांकि फास्ट पास वापस नहीं किए जाएंगे। चयनित पुस्तक में 30 दिनों में पुस्तक कवर के कोने पर एक निशान होगा जो निरंतरता को इंगित करेगा। आपकी समझ के लिए धन्यवाद। चाहे वह सुपरस्टार बने, सुपर लेखक बने या टेक टाइकून, इन सभी का मतलब था कि बड़ी संख्या में उच्च वर्ग की महिलाएं उसके आलिंगन में आ जाएंगी। उसे अब गर्लफ्रेंड की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वास्तव में जीवन में एक विजेता के रूप में उसे गर्लफ्रेंड की भी जरूरत नहीं होगी। कई महिलाएं उसके साथ बिना उंगली उठाए ही मस्ती करने को तैयार होंगी। लेकिन सुपर डिटेक्टिव सिस्टम और पहला मिशन उसके लिए औपचारिक रूप से पुलिस अधिकारी बनना था। वह इससे बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट एक अधिकारी था जिस शहर में वे रहते थे, उसका शेरिफ। नहीं, शेरिफ रॉबर्ट का अंतिम नाम नहीं था। तथाकथित शेरिफ का मतलब टाउनशिप का कानून लागू करने वाला या दूसरे शब्दों में पुलिस प्रमुख जैसा कोई व्यक्ति होता था। इन शहरों में कानून लागू करने वाली संस्थाएं बड़े शहरों के पुलिस विभागों से कुछ अलग थीं। दोनों ही कानून प्रवर्तन एजेंसियां थीं, फिर भी शेरिफ को वास्तव में निवासियों की जेब से भुगतान किया जाता था और एक तरह से वे निजी पुलिस अधिकारी थे। रॉबर्ट के साथ 10 साल से ज्यादा समय तक रहने वाले व्यक्ति के रूप में ल्यूक को इस बात की पूरी जानकारी थी कि एक छोटे शहर में एक पुलिस अधिकारी कितना पैसा कमाता है। रॉबर्ट सालाना सिर्फ 54,000 अमेरिकी डॉलर कमाता था और वह भी कर पूर्व राशि थी। और वह मुखिया था। उसके नीचे रैंक वाले लोगों का वार्षिक वेतन 32,000 अमेरिकी डॉलर से भी कम हो सकता था। रॉबर्ट के वेतन के साथ भी वह मुश्किल से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर पाता था। सौभाग्य से टेक्सास में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे कम कर थे और यहाँ रहने की लागत भी काफी कम थी। इसके अलावा कैथरीन एक शिक्षिका के रूप में भी काम करती थी। इस वजह से रॉबर्ट के परिवार को गरीबी में नहीं रहना पड़ा। और अब ये घटिया सिस्टम वास्तव में ल्यूक को पुलिस अधिकारी बनने के लिए कह रहा था। क्या यह एक जाल नहीं था? चूंकि यह एक सुपर डिटेक्टिव सिस्टम था तो वह जाकर प्राइवेट डिटेक्टिव या कुछ और क्यों नहीं बन सकता था। एक प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर अगर वह अच्छा काम करता तो सालाना लाखों कमा सकता था। सिस्टम की मदद से ल्यूक एक प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर बहुत अमीर बन सकता था। लेकिन अगर वह पुलिस अधिकारी बन जाता तो उसका भविष्य कैसा होता? यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के पुलिस प्रमुख भी सालाना 200,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा नहीं कमाते थे। बेशक उच्च रैंक वाले लोग अमीर बनने के लिए सिर्फ अपनी तनख्वाह पर निर्भर नहीं थे। रिटायर होने के बाद वे शायद जाकर भाषण दे सकते थे, किताब लिख सकते थे या राजनीति में जा सकते थे और आसानी से सालाना लाखों कमा सकते थे। ये कानूनी तौर पर अनुमति थी। लेकिन ल्यूक इस साल सिर्फ 18 साल का था। उसके लिए रिटायरमेंट कितनी दूर था? इसके अलावा अगर वह रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने के बाद ही अमीर बन सकता था तो उसके जीवन का क्या मतलब था?
इससे भी बुरी बात यह है कि 3 दिन पहले ल्यूक नौकरी के बारे में बात करते हुए रॉबर्ट से लगभग झगड़ पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉबर्ट चाहते थे कि वे स्नातक होने के बाद उनके पुलिस विभाग में शामिल हो जाएं और ल्यूक ने उन्हें दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। उनका लक्ष्य एक अमीर व्यक्ति बनना था। उनके पास एक सिस्टम था, भले ही यह एक ऐसा सिस्टम था जो उनके वयस्क होने के बाद ही सक्रिय होता। संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून के अनुसार जो लोग 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे उन्हें वयस्क माना जाता था। आखिरकार वे उस उम्र में पहले से ही शराब पीना शुरू कर सकते थे, फिर उन्हें वयस्क कैसे नहीं माना जा सकता। ल्यूक का मानना था कि सिस्टम के लिए उन्हें केवल 3 साल और इंतजार करना होगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिस्टम के सक्रिय होने के लिए उन्हें केवल 3 दिन इंतजार करना होगा और सक्रिय होने के बाद यह उन्हें पुलिस अधिकारी बनाना चाहता था। यही था, क्या उसने ऐसा कुछ बुरा किया था जिसके लिए ये सब झेलना पड़े? ल्यूक अपने दिल में चुपके से आंसू रोने लगा। ऐसा नहीं था कि वह रॉबर्ट के बारे में चिंतित था। हालांकि रॉबर्ट उनके जैविक पिता नहीं थे, लेकिन उनके रिश्ते को देखते हुए वे उतने ही अच्छे थे। अगर ल्यूक अचानक अपना मन बदल लेता और पुलिस अधिकारी बनने के लिए सहमत हो जाता तो रॉबर्ट उसे ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर के लिए चिढ़ाता और फिर भी उसकी मदद करता। रॉबर्ट एक सामान्य टेक्सन नागरिक था जो एक बार सेना में सेवा कर चुका था और एक बार पुलिस अधिकारी बनने से पहले एक खेत चलाता था। वह एक असभ्य लेकिन सीधा और सरल व्यक्ति था। ल्यूक बेहद जटिल भावनाओं के साथ अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था और अपने विचारों को बेकाबू होने देना शुरू कर दिया और बिना यह महसूस किए कि वह फिर से सो गया। बहुत देर बाद उसके कान में एक आवाज़ सुनाई दी, ल्यूक उठो। अभी भी आधी नींद में ल्यूक ने बुदबुदाया, नहीं क्लेयर, मुझे सोने दो, स्कूल की छुट्टियां हैं। और वास्तव में वह आवाज़ बंद हो गई। थोड़ी देर बाद एक कर्कश आवाज़ गूंजी, रॉबर्ट, ल्यूक अब ठीक हो जाना चाहिए लेकिन वह जागने से इनकार कर रहा है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ओह, तुम आ रहे हो? ज़रूर, ठीक है। मैं शैली और बाकी लोगों के साथ कैंपिंग करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं 1 घंटे में निकल जाऊंगा, चाहे तुम तब तक यहाँ पहुँचो या नहीं। इसके बाद कमरे में लगातार सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई इधर उधर भाग रहा हो। 1 घंटे के बाद एक सुगंधित गंध फैली और गर्म होंठ ल्यूक के गाल पर आ गए। फिर एक आवाज़ सुनाई दी, ल्यूक, मीठे सपने। रॉबर्ट आ रहा है, इसलिए मैं पहले निकल रहा हूँ। ल्यूक ने दुखी होकर बड़बड़ाया और सोने से पहले पलट गया। महिला वार्ड से बाहर जाने से पहले हंसी। ल्यूक के लिए वह अभी भी सपनों की दुनिया में खुशी से था। अपने सपने में वह एक हाथ में आरपीजी और दूसरे में गैटलिंग बंदूक पकड़े हुए था। उसने एक साथ दोनों हथियार चलाए जिससे कई एलियंस भागने पर मजबूर हो गए। उसके बाद वह आत्मसंतुष्ट होकर हंसा, मैं एक सुपर पुलिस हूँ। और कौन? अचानक उसे लगा कि पूरी दुनिया हिल रही है, मानो कोई बहुत बड़ा भूकंप आ रहा हो। उसके आसपास की इमारतें ढहने लगीं और उस पर गिरने लगीं। दयनीय चीख के साथ ल्यूक उठ बैठा। धमाका! एक दबी हुई आवाज के बाद ल्यूक चकराती आंखों के साथ बिस्तर पर गिर पड़ा। रॉबर्ट ने अपने हाथ वापस खींच लिए जहां से वह ल्यूक को हिला रहा था और भावशून्य रूप से उसके सिर को रगड़ा, जो टक्कर से चोटिल हो गया था। फिर कहा, बहुत बढ़िया, लगता है कि तुम अच्छे मूड में हो। इतनी सुबह एक पुलिस अधिकारी पर हमला करना। ल्यूक धीरे धीरे अपनी चकराहट से उभरा, लेकिन अभी भी अपने चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान के साथ अपना सिर रगड़ रहा था। उसने सहज रूप से व्यंग्य किया, रॉबर्ट, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, नहीं मैं तुम्हारा अधीनस्थ हूँ। याद है? ये शब्द कहने के तुरंत बाद वह स्तब्ध रह गया। धिक्कार है, उसे रॉबर्ट से झगड़ने की आदत हो गई थी। अब उसे क्या करना चाहिए? सिस्टम से पहला मिशन औपचारिक रूप से पुलिस अधिकारी बनना था और उसके पास केवल 1 महीने की समय सीमा थी। और रॉबर्ट ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसे 1 महीने में पुलिस अधिकारी बनने में मदद कर सकता था। आखिरकार रॉबर्ट यहाँ शेरिफ था और शहर का एकमात्र प्रमुख था। और अगर ल्यूक पुलिस अधिकारी बन गया तो रॉबर्ट उसका बॉस बन जाएगा। लेकिन शायद यह इसलिए था क्योंकि वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था, इसलिए रॉबर्ट ने उससे बहस नहीं की जैसा कि वह पहले करता था। इसके बजाय उसने पूछा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? ल्यूक ने जवाब दिया, पहले जो हुआ उसे नज़रअंदाज करते हुए, मुझे लगता है कि मैं अब ठीक हूँ। मुझे बस भूख लगी है। रॉबर्ट ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाता हूँ। ये कहने के बाद वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन ल्यूक ने उसे तुरंत रोक दिया। नहीं, रुको, मैं पहले से ही ठीक हूँ। रॉबर्ट, मुझे घर ले चलो, मुझे कैथरीन का नाश्ता याद आता है। रॉबर्ट ने मुड़कर कहा, क्या तुम वाकई ठीक हो? ल्यूक ने जवाब दिया, हम दोनों में से कोई भी डॉक्टर नहीं है। अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे डॉक्टर की सहमति की ज़रूरत होगी। रॉबर्ट ने इस पर थोड़ा सोचा और सहमति जताई। इस तरह वह डॉक्टर की तलाश में निकल पड़ा। डॉक्टर आया और उसने कुछ सरल सवाल पूछे और फिर कहा कि ल्यूक ठीक है और उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। लेकिन जाने से पहले डॉक्टर ल्यूक को सलाह देने से खुद को नहीं रोक सका। तुम शारीरिक रूप से ठीक हो, सिर्फ एक चोट के अलावा, लेकिन जब तुम कल रात भर्ती हुए थे तब तुम्हें कोई चोट नहीं लगी थी। ल्यूक ने बिना कुछ कहे अपना चेहरा ढक लिया। अभी कुछ देर पहले उसका सिर रॉबर्ट के सिर से जोर से टकराया था। अभी भी दर्द हो रहा था। वह असहाय होकर सिर्फ सिर हिला सकता था और कह सकता था, समझ गया डॉक्टर, मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया।
कुछ ही देर बाद ल्यूक और रॉबर्ट F-150 में सवार होकर घर वापस जा रहे थे। कुछ देर सड़क पर रहने के बाद ल्यूक अब और खुद को रोक नहीं पाया और अपना मुंह खोल दिया। रॉबर्ट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अपनी आंखें अभी भी सड़क पर टिकाए हुए रॉबर्ट ने उत्तर दिया। ओह, क्या बात है? ल्यूक ने उत्तर दिया। कुछ दिनों तक इस पर विचार करने के बाद मैं खुद को तुमसे सहमत पाता हूँ। रॉबर्ट ने खाली भाव से ल्यूक की ओर देखा। ल्यूक ने आगे कहा, इसलिए मैंने पुलिस अधिकारी बनने के लिए शहर में रहने का फैसला किया है। वूश, F-150 के सड़क से हटकर रेतीले किनारे पर जाने पर टायरों की चीख सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद कार पूरी तरह से रुक गई। सौभाग्य से सड़क के किनारे का क्षेत्र समतल भूमि था, लेकिन अगर ये थोड़ा असमान भी होता तो F-150 इसे ठीक से संभाल लेता। इससे कार के पलटने का कभी खतरा नहीं था। रॉबर्ट ने ब्रेक छोड़ा और चौंककर ल्यूक को देखा। तुम्हें क्या अभी भी बुखार है? ल्यूक ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे बुखार पिछली रात सिस्टम के साथ तालमेल बिठाने की वजह से था। ऐसा नहीं था कि उसे इससे दिमागी नुकसान हुआ हो। नहीं, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? रॉबर्ट ने जवाब दिया। नहीं तो तुम अपना विचार क्यों बदलोगे? मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ रहकर पुलिस अधिकारी बनने के बजाय मरना पसंद करोगे। और तुमने ये भी दावा किया कि पुलिस अधिकारी बनकर तुम इतने गरीब हो जाओगे कि तुम्हें भविष्य में मिट्टी खानी पड़ेगी। ल्यूक ने जवाब दिया। हे, वे खोखले शब्द थे, उन्हें गंभीरता से मत लो। मैं सिर्फ इसलिए खंडन कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हुआ जब तुमने पुलिस अधिकारी बनने को ऐसी नौकरी बताया जहां मैं कुछ भी किए बिना तनख्वाह कमा सकता हूं। रॉबर्ट ने अपनी आंखें चौड़ी की। अगर तुम नॉक्स सिटी में जाकर पुलिस अधिकारी बन जाते हो तो तुम वाकई व्यस्त हो जाओगे, और अगर तुम और भी बड़े शहर में पुलिस अधिकारी बन जाते हो तो तुम कुछ और करने के लिए बहुत थक जाओगे। लेकिन हमारे शहर में तुम मेरे अधीन काम करोगे। नौकरी कितनी थकाऊ हो सकती है? ल्यूक ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं गलत था। रॉबर्ट, तुम बॉस हो, मैं अब से तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूं। रॉबर्ट ने ल्यूक को कुछ देर तक घूरा और फिर अचानक जोर से हंसते हुए ल्यूक के कंधे पर थपकी दी। हाँ, आखिरकार, ये पहली बार है जब तुमने हार मानी है। ल्यूक, इसे अच्छी तरह याद रखना, तुमने इस बार हार मानी है। ल्यूक ने जवाब दिया। हे, तुम जो भी कहो, जब तक कि इससे तुम्हें रात को नींद आती रहे। इसके बाद F-150 फिर से सड़क पर आ गई। वे घर की ओर वापस जाने लगे और रास्ते में रॉबर्ट की कभी कभार हंसी की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। जब वे घर पहुंचे तो ल्यूक रॉबर्ट का इंतजार नहीं कर सका। उसने सीधे दरवाज़ा खोला और घर में घुसते हुए कहा, कैथरीन, मैं घर आ गया हूँ। लिविंग रूम से एक छोटा सा सिर बाहर निकला और एक आवाज़ गूंजी, ल्यूक, अब तुम ठीक हो? ल्यूक ने आकर छोटे से सिर को थपथपाया और कहा, हाँ, अब मैं ठीक हूँ। जोसेफ, तुम क्या कर रहे हो? ओह, तुम मर गए। तुम बिना अनुमति के वीडियो गेम खेल रहे हो। छोटे से चेहरे ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। कैथरीन ने सहमति जताई थी कि मैं 1 घंटे तक खेल सकता हूँ। इसके अलावा तुम क्लियर नहीं हो। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे बारे में कुछ बताओगी। ल्यूक ने कंधे उचका दिए। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन चूंकि तुमने कैथरीन से वादा किया है, इसलिए समय समाप्त होने पर आराम करना याद रखना। जोसेफ कुछ हद तक क्रोधित था, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। हाँ, जरूर, तुम बहुत लंबी बातें कर रही हो। फिर वह वापस फर्श पर बैठ गया और वीडियो गेम खेलते हुए टीवी को घूरता रहा। उस पल कैथरीन रसोई से बाहर चली गई और ल्यूक को बहुत चिंतित भाव से देखा। ल्यूक आगे बढ़ा और उसे गले लगाया और कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे भूख लगी है। क्या नाश्ता तैयार है, कैथरीन? आश्वासन के बावजूद कैथरीन अभी भी चिंतित थी क्योंकि उसने रॉबर्ट की ओर देखा, जो उसी समय दरवाजे से अंदर आया था। रॉबर्ट ने उसके मन की बात पढ़ ली थी और उसने जवाब दिया, वह ठीक है, मैंने पहले ही डॉक्टर से जांच करवा ली है। तभी कैथरीन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, अच्छा, यह अच्छा है। आओ आओ, नाश्ता तैयार है। वह मुड़ी और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए और ल्यूक के चेहरे की ओर इशारा करते हुए बोली, लेकिन नाश्ते के दौरान कृपया मुझे बताएं कि आप अस्पताल में किस युवा नर्स के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। ल्यूक को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। डाइनिंग रूम में प्रवेश करने और स्टेनलेस स्टील के टेबलवेयर को देखने के बाद ही उसने देखा कि उसके गाल पर एक लाल निशान था। उसने इसे ध्यान से देखा और जब उसे एहसास हुआ कि यह लिपस्टिक का निशान था तो वह तुरंत अवाक रह गया। अस्पताल से घर लौटते समय वह कई लोगों से मिला था। उनमें से कई लोग उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराए थे। उसने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस तरह के छोटे से शहर में लोग एक दूसरे के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करते हैं। उसने मान लिया था कि यहाँ के लोगों की मित्रता के साथ साथ हर कोई उसे देखकर मुस्कुराया होगा क्योंकि वह सुंदर था। लेकिन अब उसे समझ में आया कि क्यों वह सुबह सुबह अपने गाल पर चमकीले लाल लिपस्टिक के निशान के साथ घूम रहा था। जब सभी ने उसे देखा तो क्या सोचा होगा? जिस तरह से उन्होंने उसे देखा था, उनके विचार कुछ इस तरह के रहे होंगे कि युवा होना वाकई अच्छा है। उसे लिपस्टिक के निशान को मिटाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसने कल और आज की हर बात को याद करने से पहले निशान को मापने में कुछ समय बिताया। उसके बगल में रॉबर्ट ने भी उसे चिढ़ाते हुए देखा और कहा, क्यों?
क्या तुम्हें याद है कि वह कौन सी नज़ है? ल्यूक की आंखें चमक उठी और उसने कहा, मुझे याद है कि 2 दिन पहले सीनियर हाई ग्रेजुएशन प्रोम के लिए क्लेयर गई और एक नई लिपस्टिक खरीदी। रॉबर्ट एक पुलिस अधिकारी था और उस समय एक प्रमुख था, इसलिए उसने तुरंत उन शब्दों का अर्थ समझ लिया। और जब उसने उस लिपस्टिक के निशान को देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत काली रेखाएं बन गईं और उसने कहा, वह पागल लड़की। ल्यूक ने कंधे उचकाए और एक नैपकिन निकाला और निशान को मिटा दिया। उस समय कैथरीन नाश्ते के साथ आए, लेकिन वह केवल ल्यूक के लिए नाश्ता लेकर आई थी। रॉबर्ट ने काम पर जाने से पहले ही खाना खा लिया था। वास्तव में वह काम पर जाने से पहले ही रास्ते में था और ल्यूक के लिए अस्पताल चला गया। वैसे भी यह एक छोटा शहर था, इसलिए वह इसे अपनी दैनिक गश्त का हिस्सा मान सकता था। कैथरीन के लिए वह पहले ही जोसेफ के साथ खाना खा चुकी थी। बच्चे को समय पर खाना चाहिए, इसलिए जोसेफ इतनी देर तक खाने का इंतजार नहीं कर सकता था। ल्यूक ने माइक्रोवेव से एक गिलास गर्म दूध निकाला और उसे ओटमील के कटोरे में डालकर कहा, क्या मैं ले सकता हूँ? कैथरीन मुस्कुराए और सिर हिलाया। हाँ, बोलो तो, क्या तुम्हें याद है कि वह कौन सी नज़ है? ल्यूक इस सवाल पर बिल्कुल भी भावशून्य था, लेकिन रॉबर्ट, जो फ्रिज से डॉक्टर पेपर का कैन लेकर पी रहा था, उसका गला भर आया और उसने ड्रिंक का एक घूंट थूक दिया। सौभाग्य से वह टेबल के दूसरे कोने में बैठा था और इस तरह ल्यूक का नाश्ता ड्रिंक के फटने से बच गया। ल्यूक ने बिना किसी जल्दबाजी के अपना नाश्ता खाना जारी रखा, धीरे धीरे अपने मुंह में हैम सैंडविच ठूंसता रहा। एक कहावत है कि टेक्सास में सब कुछ बड़ा होता है। उदाहरण के लिए, वह जो सैंडविच खा रहा था वह एक साधारण सैंडविच से मोटा था। कुल मिलाकर आकार भी बड़ा था और यहाँ तक कि अंदर का हैम भी आम हैम से मोटा था। कैथरीन द्वारा बनाए गए 2 सब्जियों के स्लाइस और कुछ घर के बने अचार वाले खीरे के साथ बड़े सैंडविच में एक ऐसा स्वाद था जिसमें ब्रेड, मीट, मिठास और खटास का स्वाद शामिल था और जिसमें सब्जियों के स्लाइस से एक तरह की ताजगी भी थी। ये बिल्कुल वैसा ही स्वाद था जिसका ल्यूक आनंद लेता था। अपने पिछले जीवन में भी ल्यूक को बर्गर और सैंडविच खाने में मजा आता था, और कई अन्य लोगों की तरह वह समय बचाने के लिए इस तरह का खाना नहीं खाता था, बल्कि वह वास्तव में उन्हें बहुत पसंद करता था, और इस वजह से वह टेक्सास में इस नए जीवन में खुद को असहज महसूस नहीं करता था। इसके अलावा टेक्सास में काफ़ी संख्या में जातीय चीनी भी रहते थे। ये ह्यूस्टन और फोर्ट वर्थ में विशेष रूप से सच था। किसी को उन 2 जगहों से कभी कभी कुछ चीनी खाना लाने के लिए राजी करना मुश्किल नहीं था। खाने के मामले में टेक्सन खाना वास्तव में उसके स्वाद के अनुकूल था। पूरे सैंडविच का वजन लगभग 1 कैटी था और ल्यूक ने इसे कुछ ही देर में खत्म कर दिया। उसने संतुष्टि में अपना पेट थपथपाने से पहले गर्म दूध और दलिया भी खत्म कर दिया। ये बहुत अच्छा लग रहा है, इससे पहले मैं भूख से मर रही थी। रॉबर्ट ने कैथरीन को पहले ही समझा दिया था कि लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया है। इससे कैथरीन जोर से हंस पड़ी। जब उसने ल्यूक की बातें सुनी तो उसने उत्सुकता से कहा, क्या रॉबर्ट तुम्हारे लिए बर्गर या कुछ और नहीं लाया? ल्यूक ने जवाब दिया, तुम्हारे खाने की तुलना में ये कैसा है? मैं खाने से पहले घर पहुंचने का इंतजार करना पसंद करूंगा। कैथरीन मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई और ल्यूक भी खड़ा हो गया और उसने इस्तेमाल किए गए टेबलवेयर को उठाया। कैथरीन बाद में उन्हें साफ कर देगी। रॉबर्ट भी खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं विभाग में वापस जा रहा हूँ। ल्यूक, अभी घर पर आराम करो। ल्यूक ने उसे आवाज़ दी। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रॉबर्ट उत्सुक था, क्या हो रहा है? ल्यूक ने कंधे उचकाए और कहा, मेरे पास वैसे भी करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। मैं तुम्हारे साथ जाकर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुरंत काम शुरू नहीं करूँगा, लेकिन कुछ दिनों में। क्या ये स्वीकार्य होगा? रॉबर्ट ने सिर हिलाया। ज़रूर, किसी भी मामले में आपको केवल उसी दिन से भुगतान मिलेगा जिस दिन आप काम करना शुरू करेंगे। लेकिन क्या आप वाकई अभी जाना चाहते हैं? क्या आप इस पर और सोचना नहीं चाहते? ल्यूक ने जवाब दिया, मैंने पहले ही इसके बारे में सोचने में कुछ दिन बिता दिए हैं। मैंने अपना मन बना लिया है। चलो चलते हैं। उनके बगल में कैथरीन हस्तक्षेप करने से खुद को नहीं रोक पाई। शुरू करो। तुम क्या शुरू कर रहे हो? ल्यूक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एहसास हुआ कि रॉबर्ट ने कुछ दिन पहले जो कहा था वह सही है, इसलिए मैंने यहीं रहने और यहाँ पुलिस अधिकारी बनने का फैसला किया है। क्या तुम ये सुनकर खुश हो, कैथरीन? कैथरीन पूरी तरह से अवाक रह गई। कुछ सेकंड के लिए वह कुछ बोल पाने से पहले ही बेहोश हो गई। लेकिन कुछ दिन पहले तुम अभी भी रॉबर्ट से इतनी बहस कर रहे थे, यहाँ तक कि ये दावा भी कर रहे थे कि नौकरी इतनी घटिया है कि तुम मिट्टी खा रहे होगे। ल्यूक ने कंधे उचकाए और जवाब दिया, हम सभी ग्रामीण इलाके के स्थानीय लोग हैं। हम में से कौन मिट्टी की तरह गंध नहीं करता, और मिट्टी खाना अभी भी कुछ न खाने से बेहतर है। कैथरीन उद्धरण चिन्ह। रॉबर्ट। कैथरीन आगे पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन तुम्हें अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है, क्यों नहीं पहले 1 या 2 दिन आराम क्यों नहीं करते? ल्यूक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो कैथरीन। कल नहीं, सटीक रूप से कहें तो परसों मैं बहुत उत्साहित था और अपनी उत्तेजना में अपना दोपहर का भोजन भूल गया। मैं केवल इसलिए बेहोश हो गया क्योंकि मैं बहुत भूखा था। मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है।
वैसे भी मैं काम के लिए पंजीकरण करने के बाद कुछ दिनों तक आराम करूंगा। क्या आपको चिंता है कि रॉबर्ट मुझे पहले शुरू करने के लिए मजबूर करेगा? कैथरीन ने उसे घूरते हुए कहा, आप अपना भोजन भी भूल सकते हैं। मैं आपकी चिंता कैसे न करूं? थोड़ा रुको, मैं एक लंच बॉक्स तैयार करती हूं। इसे साथ ले आओ ताकि आप भूल न जाएं। ल्यूक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जरूर, इसके साथ मैं निश्चित रूप से याद रखूंगा। रॉबर्ट ने पूछा, मेरे बारे में क्या? कैथरीन ने जवाब दिया, आप आज दोपहर का भोजन भी ला रहे हैं। जरूर, आप क्या चाहते हैं, बर्गर या सैंडविच? रॉबर्ट ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या मैं भी वही खाने जा रहा हूं जो ये बच्चा खा रहा है? ल्यूक बिना कुछ कहे मुस्कुराया और एक ईर्ष्यालु अधेड़ उम्र के आदमी को अनदेखा कर दिया। कैथरीन ने जल्दी से 3 सैंडविच तैयार किए, लेकिन इस बार वे हैम सैंडविच नहीं थे, बल्कि वे बीफ सैंडविच थे। ये दोनों पुरुषों के लिए दोपहर के भोजन के रूप में काम आएंगे। 30 मिनट बाद दोनों शहर पहुंचे। रॉबर्ट ने कार से उतरने से पहले पुलिस विभाग के सामने कार पार्क की। टेक्सास में सब कुछ बड़ा था, जिसमें पार्किंग स्थल भी शामिल थे। या सटीक रूप से कहें तो इस तरह के छोटे शहरों में कोई विशेष पार्किंग स्थल नहीं थे। पुलिस विभाग एक छोटी सी 2 मंजिला इमारत से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसके पीछे एक खाली जगह थी जो लगभग 200 से 300 वाहनों को फिट करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन इस शहर की आबादी केवल 2000 थी, और रॉबर्ट सहित इस पुलिस विभाग में 12 से भी कम लोग काम करते थे। और हाल ही में उनमें से एक दयनीय आत्मा जो लंबे समय से अकेली थी, पागल हो गई थी और उसने इस्तीफा दे दिया था। वह अपने सच्चे प्यार को पाने की उम्मीद में दलास जा रहा था। ल्यूक के पास कहने के लिए बस इतना ही था, भाई उठो, सपने देखना बंद करो। अधिकांश समय एक लड़का कैसा दिखता है यह इस बात में एक बड़ा कारक होता था कि उसे गर्लफ्रेंड मिलेगी या नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी कभी पैसे भी एक भूमिका निभाते थे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति न तो दिखने में अच्छा है और न ही पैसे में, भले ही वह डलास चला जाए, फिर भी उसके लिए गर्लफ्रेंड पाना मुश्किल होगा। यही कारण था कि पुलिस विभाग में अचानक एक रिक्ति खुल गई थी। ल्यूक इस रिक्ति को शायद कमतर आंके, लेकिन एक बार विज्ञापित होने के बाद इसे भरने में 1 दिन से भी कम समय लगेगा। यहाँ इस बड़े लेकिन कम आबादी वाले शहर में पुलिस का ज्यादा काम नहीं था। साथ ही यहाँ पुलिस अधिकारी होने के खतरे दक्षिण पश्चिम में सीमावर्ती शहरों में पुलिस अधिकारी होने की तुलना में बहुत कम थे। यह एक स्थिर और आरामदायक नौकरी थी और स्थानीय लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थी। रॉबर्ट वास्तव में ल्यूक के लिए रास्ता खोलने के लिए अपने अधिकार के दायरे में जो कुछ भी अनुमति थी उसका उपयोग कर रहा था। जब तक कि दिन प्रतिदिन के काम प्रभावित नहीं होते, तब तक ऐसा करने में कोई समस्या नहीं होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक ऐसा देश था जहां नेटवर्किंग महत्वपूर्ण थी और कुछ पहलुओं में इसने चीन की तुलना में भी बड़ी भूमिका निभाई। 10 साल से अधिक समय तक इस शहर के प्रमुख रहे रॉबर्ट ल्यूक को यह विशेषाधिकार देने के लिए योग्य थे। लगभग दोपहर का भोजन हो रहा था और जब रॉबर्ट पहुंचे तो शिफ्ट पर मौजूद अधिकारियों को छुट्टी दे दी गई। एक दूसरे को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अभिवादन करने के बाद अधिकारी पास के एक फास्ट फूड रेस्तरां में दोपहर के भोजन के लिए चले गए। वहां वे अपने 2 घंटे के ब्रेक का भी आनंद लेंगे। जहां तक रॉबर्ट का सवाल है, उसने एक अधिकारी को बुलाया जो पीछे रह गया था और कहा, बॉब, साइन अप प्रक्रिया में ल्यूक की मदद करो। बॉब एक कोकेशियान व्यक्ति था जो लगभग 30 वर्ष का था और कई अन्य टेक्सन स्थानीय लोगों की तरह वह काफी सांवला था। वह खेत पर काम करने वाला चरवाहा नहीं था, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के रूप में उसे अभी भी गश्त पर जाना था, और बेशक उसके जैसा मोटा असभ्य आदमी सनस्क्रीन सुरक्षा की परवाह नहीं करेगा, इसलिए उसकी गर्दन विशेष रूप से तंग गई थी। रॉबर्ट की बातें सुनकर बॉब ने सीटी बजाई और कहा, मैं देखता हूं मिस्टर स्काईवॉकर वास्तव में सेना में शामिल होने जा रहे हैं। क्या आज अप्रैल फूल्स डे है? रॉबर्ट जवाब देने की जहमत नहीं उठा सका और अपने कार्यालय में जाने से पहले केवल अपना हाथ हिलाया। बॉब को अनदेखा किए जाने पर बुरा नहीं लगा। मुस्कुराते हुए वह प्रक्रिया पूरी करने के लिए ल्यूक को साथ ले आया। रॉबर्ट के यहाँ होने से ल्यूक की व्यक्तिगत जानकारी पहले से ही उपलब्ध थी। स्पष्ट रूप से रॉबर्ट ने उन्हें पहले से तैयार कर रखा था। ल्यूक को केवल 10 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी और साइन अप प्रक्रिया पूरी हो गई। जिस क्षण उसने अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। मिशन पूरा हुआ। प्राप्त अनुभव अंक 10, क्रेडिट 10। ल्यूक बहुत खुश था, जैसा कि अपेक्षित था। स्वाभाविक रूप से वह मिशन के कारण आज साइन अप करने की जल्दी में था। उस मंदबुद्धि प्रणाली के साथ वह बैठकर कुछ अच्छा होने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसे पहल करनी थी और सिस्टम का नियमित रूप से परीक्षण करना था ताकि वह जल्द से जल्द सिस्टम से लाभ उठा सके। उदाहरण के लिए, इस मिशन के माध्यम से वह केवल ये देखना चाहता था कि क्या उसे आधिकारिक रूप से काम शुरू करने की आवश्यकता है या मिशन को पूरा करने के लिए उसे केवल एक पुलिस अधिकारी के रूप में आधिकारिक पहचान की आवश्यकता है। आखिरकार उसका अनुमान सही था। जिस क्षण उसने अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, वह इस शहर का एक वैध पुलिस अधिकारी था। भले ही उसने अभी तक काम शुरू नहीं किया हो, लेकिन वह अब आधिकारिक रूप से एक पुलिस अधिकारी था। जहां तक उसकी वास्तविक शुरुआत की तारीख का सवाल है, तो इससे केवल उसके वेतन पर असर पड़ेगा, लेकिन उसके मिशन के पूरा होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद सिस्टम फिर से गायब हो गया।
एक बार फिर मंदबुद्धि प्रणाली ने दिखाया कि यह कितनी बेकार थी। उस घोषणा को भेजने के बाद इसने ऐसा दिखावा किया जैसे ये फिर से मर चुकी है। ऐसा लग रहा था कि उसका अगला मिशन जारी करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि ल्यूक को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उसने बिल्डिंग से बाहर निकलने से पहले बॉब से विदा ली। वह इस समय बहुत उत्साहित था और उसे शांत होने की जरूरत थी। उसे शांत होने के लिए कुछ समय अकेले चाहिए था। बिल्डिंग के बाहर दोपहर का तापमान बहुत ज्यादा था, लेकिन ल्यूक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह बिल्डिंग के सामने एक छायादार क्षेत्र में आगे पीछे टहलता रहा। जैसे जैसे वह टहलता रहा, वह उस बेवकूफ सिस्टम को डिस्टर्ब करने में व्यस्त रहा। वह देखना चाहता था कि क्या वह अगला मिशन सक्रिय कर सकता है। अब जबकि उसने अनुभव और क्रेडिट पॉइंट प्राप्त कर लिए थे, उसे यह पता लगाना था कि वह कब लेवल अप कर पाएगा। उसका लेवल अभी भी 0 था और यह स्पष्ट था कि लेवल बढ़ सकता है। उसे बस ये पता नहीं था कि वृद्धि के लिए कितने अनुभव पॉइंट की आवश्यकता होगी। जैसे ही ल्यूक सिस्टम को डिस्टर्ब करने में व्यस्त था, कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ल्यूक ने आवाज़ को अनदेखा कर दिया क्योंकि वह अभी भी सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था उसमें व्यस्त था। इस प्रकार उसने जो भी नज़दीक था उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। थोड़ी देर बाद अचानक एक कर्कश महिला की आवाज़ गूंजी। लानत है ल्यूक, तो तुम वास्तव में बीमार नहीं थे। तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे प्रॉम में अकेला छोड़ दिया। लानत है तुम पर। फिर एक तेज बवंडर आया। ल्यूक ने पलटकर देखा और पहली चीज जो उसने देखी वह एक आने वाला पैर था। वह पलटकर आगे बढ़ा और अपने कंधे से आने वाले पैर को रोक लिया। उसकी बाहें एक अच्छी तरह से अभ्यास किए गए तरीके से फैली हुई थीं और एक जीवंत और लचीला शरीर उसके गले में गिर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने कहा, ओह जिमेना, तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। उसकी बाहों में लड़की वर्तमान में खड़ी हुई थी और उसके फटे हुए डेनिम शॉर्ट्स के नीचे उसका काला अंडरवियर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात पर ध्यान नहीं दे रही थी कि वह किस तरह की मुश्किल मुद्रा में खड़ी थी, बल्कि अपने चेहरे पर गुस्से के साथ वह चिल्लाई, लानत है, मुझे जाने दो, मुझे तुम्हें मारना है। कमीने, तुमने मेरी खूबसूरत सीनियर हाई मेमोरी को बर्बाद कर दिया और मुझे मेरे ग्रेजुएशन प्रॉम में अकेला छोड़ दिया। तुमने क्लेयर से झूठ भी बुलवाया कि तुम अस्पताल में भर्ती हो, और जब मैं उस रात वहां गई तो तुमने सोने का नाटक भी किया। देखो क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखती हो जिसे हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया हो। ल्यूक उत्तेजित नहीं हुआ। लड़की अभी भी उसके आलिंगन में थी। उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जिमेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तुम मुझे जानती हो, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। अगर तुम मुझे 2 मिनट दे सकती हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा गुस्सा शांत कर दूंगा। इस पर जिमेना नाम की युवती काफी शांत हो गई और उसने उसे संदेह से देखा और पूछा, सच में? ल्यूक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक। या फिर तुम्हें लगता है कि तुम उस मादा सुअर से भी ज्यादा डरावनी हो? मैं उस सुअर का सामना करते हुए भी झूठ नहीं बोलूंगी। कमीने, मैं सुअर नहीं हूं। जिमेना ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें 2 मिनट देती हूं। अरे तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मेरी टांग छोड़ दो। ल्यूक मुस्कुराया और उसकी टांग छोड़ दी, जिससे लंबी और पतली टांग उसके कंधे से फिसलकर वापस जमीन पर आ गई। फिर अपनी बाह उसके चारों ओर लपेटते हुए वे इमारत के सामने बैठ गए। मैंने क्लेयर को मेरे लिए झूठ बोलने के लिए नहीं कहा। मुझे आज सुबह 10 बजे छुट्टी दे दी गई। मुझे लगता है कि तुम्हें वहां किसी भी डॉक्टर से पूछने की जरूरत है और तुम्हें पूरी कहानी पता चल जाएगी, है ना? ल्यूक ने शांति से समझाया। जिमेना ने जवाब दिया, तो तुम यहाँ इतने आज़ाद होकर क्यों बैठे हो? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? ल्यूक ने कंधे उचका दिए। मैं आज सुबह ही उठा और मुझे तुरंत वापस जाना पड़ा ताकि कैथरीन मुझे अच्छी तरह देख सके। मैं उसे चिंता करते रहने नहीं दे सकता था, है ना? इसके बाद रॉबर्ट मुझे विभाग में साइन अप करने के लिए यहाँ लाया। मैंने अभी अभी प्रक्रिया पूरी की है और तब से 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। मैं आपको कॉल नहीं कर पाया क्योंकि आप खुद यहाँ आ गए थे। जिमेना ने कुछ नहीं कहा। साइन अप करें? ल्यूक ने सिर हिलाया। हाँ, अभी। वास्तव में मैं आधिकारिक तौर पर विभाग का एक अधिकारी हूँ। मैं कुछ दिनों में काम शुरू कर दूंगा। जिमेना को यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि आपने पहले कहा था कि आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए डलास या ह्यूस्टन जाएंगे। आपने अपना मन क्यों बदला? क्या ये कैथरीन और अन्य लोगों की वजह से है? नहीं, ल्यूक ने उसे बीच में टोकते हुए समझाया, मुझे बस कुछ एहसास हुआ। दरअसल रॉबर्ट ने कुछ दिन पहले ही मुझसे पुलिस अधिकारी बनने के बारे में बात की थी। मैं बस इस पर विचार कर रहा था। जिमेना ने एक लंबी चुप्पी में डूबते हुए कहा, तो मुझे लगता है कि आपको शुभकामनाएं। ल्यूक मुस्कुराया और कहा, बहुत दुखी मत हो। एक सुंदर भविष्य अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पुलिस बनकर रहने की योजना बना रहा हूँ। जिमेना ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल दुख से भर गया। उसकी भावनाएं अभी बहुत जटिल थीं। जिमेना ल्यूक की गर्लफ्रेंड थी। वे दोनों नॉक्स हाई के छात्र थे और दोनों ने इस साल स्नातक किया था। जहां तक उनके रिश्ते की शुरुआत की बात है, जिमेना ही ल्यूक का पीछा करती थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो एक नायक द्वारा एक सुंदरी को बचाने के अर्धसफल प्रयास से शुरू हुई थी। एक बार हाई स्कूल के छात्रों के एक समूह ने कैंपिंग पर जाने का फैसला किया।
तभी दोनों की मुलाकात हुई। हालांकि उस समय वे अभी भी बहुत करीब नहीं थे। कैंपिंग ट्रिप के दौरान जिमेना का सामना एक जंगली सुअर से हुआ। उस समय जिमेना डर गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। ल्यूक, जो उसके सबसे करीब था, सबसे पहले पहुंचा। फिर आमने सामने की टक्कर में वह जंगली सुअर के सामने खड़ा हो गया, जो भी हिचकिचा रहा था। उसने जिमेना को अपने पीछे सुरक्षित रखा और वे धीरे धीरे पीछे हट गए। आखिरकार यात्रा पर गए अन्य लोग आ गए और एक वयस्क ने राइफल से जंगली सुअर को गोली मार दी। सच तो यह है कि वह जंगली सुअर खास बड़ा नहीं था, और उस समय सुअर जिमेना की चीख से थोड़ा डर भी गया था, इसलिए उसने उस पर तुरंत हमला नहीं किया। सख्ती से कहें तो जिमेना को बचाने वाला व्यक्ति राइफल वाला वयस्क था, ल्यूक नहीं। लेकिन जब दोनों के बीच रिश्ता बन गया तो जिमेना ने कहा कि जब ल्यूक आया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने पीछे सुरक्षित रखा तो उसने इसे वीरता का प्रतीक माना। अगर कोई और होता तो जंगली सुअर को देखते ही वे सीधे भाग जाते, या शायद वे भागना बंद कर देते और चिल्लाना भी शुरू कर देते। यही तो ज्यादातर लोग करते। उस समय ल्यूक के पास सिर्फ एक चाकू था जिससे वह गोमांस काटता था। उसके लिए उस चाकू से सुअर को कुछ भी कर पाना असंभव था। ल्यूक क्या कह सकता था? क्या उसे बताना चाहिए कि वह अपने नाना के खेत पर जंगली सुअरों को देखने का आदी हो चुका था और इसलिए वह निडर था? क्या उसे ये भी बताना चाहिए कि वह जंगली सुअरों के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता है? अगर उसने जिमेना की रक्षा नहीं की होती और उसे चिल्लाने दिया होता तो जंगली सुअर उसकी तेज आवाज से इतना परेशान हो जाता कि शायद हमला करने का फैसला कर लेता। और वह जंगली सुअर वैसे भी बहुत बड़ा नहीं था, साथ ही वह काफी डरपोक भी था। बेशक ल्यूक ने जो किया उसके लिए थोड़ी हिम्मत की जरूरत थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। और उस घटना के बाद जिमेना ने ल्यूक का पीछा करना शुरू कर दिया। जिमेना एक औसत से ज्यादा खूबसूरत महिला थी, और ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि ल्यूक का स्वाद यहाँ के स्थानीय लोगों से अलग था। एक आम इंसान के लिए वह निश्चित रूप से एक बेहतरीन खूबसूरत महिला थी। उसके लंबे पैर, पतली कमर और सुडौल नितंब थे। बेशक उसकी छाती बहुत ज्यादा मोटी नहीं थी, लेकिन उसका फिगर फिर भी कुल मिलाकर शानदार था। अपने स्वस्थ तन और एथलेटिक शरीर के साथ जो निरंतर व्यायाम का परिणाम था, वह निश्चित रूप से एक एथलेटिक शैली की महान सुंदरता थी। एक लैटिना के रूप में जिमेना एक बहुत ही भावुक युवती थी, और जब उसने ल्यूक का पीछा करना शुरू किया तो उसने ऐसा खुलेआम किया था। और ल्यूक एक सामान्य और स्वस्थ आदमी था। हालांकि वह अपने पिछले जीवन में 30 साल तक जी चुका था और उस समय उसकी कुछ गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन उसने पहले कभी किसी महिला से इतना शक्तिशाली हमला नहीं देखा था। उस समय ल्यूक 10वीं कक्षा में था और अभी भी अविवाहित था। ल्यूक दिखने में कैथरीन से लगभग 60 से 70% मिलता जुलता था। वे पहले तो असाधारण नहीं दिखते थे, लेकिन जितना अधिक आप उन्हें देखते थे उतना ही आपको लगता था कि वे आंखों को अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न कर रहे थे। ल्यूक एक हाई स्कूल का बच्चा था जो दिखने में अच्छा था, एक अच्छा शरीर और एक अच्छा चरित्र था, फिर भी वह इतने समय तक अविवाहित था। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस स्थिति में एक आदमी को आमतौर पर अलग अलग पसंद वाले व्यक्ति के रूप में गलत समझा जाता है, यानी एक ऐसा आदमी जो महिलाओं को पसंद नहीं करता। सच में, हालांकि ल्यूक अपने पिछले जीवन में 30 साल तक जी चुका था, लेकिन वह किसी का पीछा करने में बहुत अच्छा नहीं था। ये उसकी कुछ आदतों के साथ, जो आम अमेरिकी छात्रों की तुलना में पूरी तरह से असामान्य थीं, ने उसे इस पूरे समय सिंगल रहने के लिए मजबूर किया। अचानक एक बहुत ही खूबसूरत महिला उसका पीछा करती हुई दिखाई दी। वह सुंदर और भावुक लैटिना के हमले का विरोध नहीं कर सका, और जल्द ही उसने उसे स्वीकार कर लिया और उसका प्रेमी बन गया। तभी ल्यूक स्कूल में अपनी यौन पसंद के बारे में घूम रही अफवाहों से मुक्त हुआ, और लोग अब उसके पीछे उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन सच में उसका और जिमेना का रिश्ता एक दिन पहले प्रोम के बाद औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था। प्रोम सीनियर हाई स्कूल का आखिरी औपचारिक कार्यक्रम था, और उसके बाद छात्र अपनी इच्छानुसार समय बिताना शुरू कर सकते थे। कुछ लोग यात्रा पर चले गए, कुछ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की तैयारी में इधर उधर घूमने लगे, कुछ नौकरी की तलाश में लग गए, और इसी तरह। उनमें से ज्यादातर लोग प्रोम के बाद ये सब करना शुरू कर देते। हालांकि उनमें से कुछ अपने गृहनगर में ही रह गए थे, लेकिन ल्यूक और जिमेना को एक दूसरे की योजनाओं के बारे में लंबे समय से पता था। उनके ग्रेड में काफी अंतर था। ल्यूक के नतीजे औसत से ऊपर थे, और चूंकि उसने लंबे समय से पर्याप्त क्रेडिट जमा कर रखा था, इसलिए स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना उसके लिए एक संभावना थी। जहां तक जिमेना की बात है तो वह स्नातक होने से ठीक पहले मुश्किल से पर्याप्त क्रेडिट जमा कर पाई थी। फिर भी उसने अभी भी एक सामुदायिक कॉलेज में प्रवेश लेने और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। वह बड़े शहर के जीवन के लिए तरस रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों का रिश्ता जारी नहीं रह पाएगा, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में गंभीरता से बात नहीं की थी। वैसे भी हाई स्कूल के जोड़ों के बीच ऐसा होना बहुत आम बात थी, और बहुत से लोग इससे बहुत परेशान नहीं होते। अब जब ल्यूक ने अचानक कहा था कि वह पुलिस अधिकारी बनने के लिए यहाँ रह रहा है, तो यह एक ऐसा बदलाव था जो फिर भी प्रोम के बाद अलग होने की उनकी योजना को प्रभावित नहीं करेगा। जिमेना कभी वापस नहीं आएगी। वह जीवन से भरपूर थी और इस तरह के छोटे शहर में कभी नहीं रहेगी। बहुत देर बाद उसने कहा, लेकिन तुम्हें आज रात माथा की पार्टी में जाना चाहिए। ल्यूक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया।
बेशक, क्या तुम्हें चाहिए कि मैं 1 महीने पहले तैयार किया हुआ सूट पहनूं? जिमेना हंसी और उसे मजाकिया अंदाज में मारा और फिर कहा, भले ही तुम इसे पहनने के लिए इतने बेशर्म हो, मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगी। ठीक है, समय मत भूलना। आज रात के 7 बज रहे हैं। अगर तुम फिर से देर से आने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारी गेंदों को कुचल दूंगी। आज रात की पार्टी एक निजी कार्यक्रम था, न कि स्कूल का कार्यक्रम। इसलिए हर कोई जो चाहे पहन सकता था, या कोई भी अपने जन्मदिन के सूट में जाना चुन सकता था। एकमात्र चीज जो कोई नहीं पहनता था वह वही औपचारिक सूट और ड्रेस थी जो उन्होंने प्रोम के लिए पहनी थी। ल्यूक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जिमेना आगे बढ़ी और उसे एक लंबा फ्रेंच किस दिया और फिर कहा, ठीक है, आज रात मिलते हैं। माथा अभी भी सुपरमार्केट में मेरा इंतजार कर रही है। ल्यूक ने अपने चेहरे पर उसी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आज रात मिलते हैं। जब जिमेना ने उसके चेहरे पर भाव देखे तो वह आगे बढ़ने और उसके कान पर हल्के से काटने से खुद को रोक नहीं पाए और फिर कुछ बोलने लगी। क्या तुम्हारे पास कोई बोल्ड आइडिया नहीं है? हे, रॉबर्ट के बेडसाइड कैबिनेट की तलाशी लेना मत भूलना। ल्यूक ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। जहां तक रॉबर्ट के बेडसाइड कैबिनेट में उसे जो मिला वह निश्चित रूप से बंदूक नहीं थी। जिमेना की पीठ को देखते हुए ल्यूक ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और बुदबुदाया, आज रात जो होने वाला है उसके आधार पर क्या मुझे एक पूरा डिब्बा लाने की जरूरत है? जब ल्यूक उस रात अपने निजी मामले के बारे में सोचने में व्यस्त था तभी उसके पीछे से रॉबर्ट की आवाज सुनाई दी। मैं देख रहा हूं कि वह बदमाश बड़ा हो गया है। वह पुलिस विभाग के सामने लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। ल्यूक ने पीछे मुड़ने से पहले मुस्कुराया। वैसे रॉबर्ट, आज रात मेरी एक पार्टी है, लेकिन मैं उससे पहले तुम्हारे बेडरूम में जाऊंगा। रॉबर्ट ने भौहें चढ़ाने से पहले थोड़ा सा खालीपन महसूस किया। हे, जरूर, जैसा तुम चाहो करो, मेरे पास कुछ चिकनाई भी है। क्या तुम्हें चाहिए? ल्यूक ने जवाब दिया, नहीं धन्यवाद, मैं तुमसे कहीं ज्यादा कुशल हूँ। रॉबर्ट ने गुस्से में कहा, चले जाओ तुम बदमाश। ल्यूक ने कहा, पहले मुझे दोपहर का खाना दो, मुझे फिर से भूख लगी है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट ने ल्यूक को पुलिस विभाग से बाहर खदेड़ दिया। ल्यूक के हाथ में एक बड़ा कागज का थैला था। ल्यूक ने रॉबर्ट की ओर देखा जो फिर से इमारत में घुसा और उसके होंठ मुड़ गए। फिर वह इमारत के सामने बैठ गया और धीरे धीरे अपना दोपहर का खाना खाने लगा। उसे पार्टी की बहुत परवाह नहीं थी। जिमेना के संकेत के बाद भी वह अभी भी विशेष रूप से प्रभावित नहीं हुआ था। दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे। वे जो कुछ भी कर सकते थे वे पहले ही कर चुके थे। उसका शरीर 18 साल का था लेकिन उसकी आत्मा वास्तव में 30 साल की थी। वह अपना दोपहर का खाना खाते समय अपने दिमाग में सिस्टम को परेशान करता रहा। दोपहर के भोजन के बाद वह आराम से घर चला गया। कुछ 100 मीटर चलने के बाद वह अपने पड़ोसी स्मिथ से मिला। इस तरह उसे घर जाने के लिए मुफ्त सवारी मिल गई। और ठीक 6 बजे ल्यूक तैयार होने के बाद अपने घर से निकल गया। नहाने और साफ सुथरे कपड़े पहनने के अलावा उसे पार्टी के लिए कुछ भी खास पहनने की जरूरत नहीं थी और उसे गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं थी। माथा का घर भी उसी छोटे से शहर में था और उसके घर से सिर्फ 10 मिनट की साइकिल की सवारी पर था। वह सड़क पर आराम से अपनी साइकिल चला रहा था और जब वह एक खास ट्रैफिक लाइट पर रुका तो उसने कुछ ही दूरी पर एक चिल्लाहट सुनी, आओ मिकी, दादी के साथ घर आओ, आज रात हम तुम्हारी पसंदीदा डिब्बाबंद मछली खाएंगे। ल्यूक ने मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर मुस्कुराया। वह अपनी साइकिल से उतर गया और उसे सड़क के किनारे रेलिंग के सहारे टिका दिया और फिर उसके पास गया और कहा, लूसी, क्या मिकी फिर से शरारती हो रहा है? ये लगभग 60 साल की एक दादी थी। उनका शरीर दुबला पतला था और उनके सफ़ेद बाल कुछ हेयर क्लिप की मदद से बड़े करीने से बंधे हुए थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन फिर भी कोई देख सकता था कि जब वह छोटी थी तो निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत थीं। वह पलटी और जब उसने ल्यूक को देखा तो उसे बहुत राहत महसूस हुई। स्काईवॉकर, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और मेरी मदद करो। इस उपद्रवी को मेरे लिए यहाँ नीचे लाओ। ल्यूक ने पुलिस को सलामी दी और कहा, हाँ मैडम। दादी लूसी मुस्कुराए। ओह, क्या मैं अब ओबी-वान हूँ? ल्यूक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ तुम हो, अन्यथा तुम मुझे कैसे आदेश दे सकते हो? बोलते समय उसने दीवार में एक छोटे से छेद का इस्तेमाल खुद को ऊपर धकेलने के लिए किया और फिर दोनों हाथों से छज्जे को पकड़ लिया। थोड़ा बल लगाने पर उसने पाया कि छज्जा स्थिर था और फिर से बोला, यहाँ आओ मिकी, दादी के पीछे पीछे आओ और अपना खाना खाओ। एक अमेरिकी शॉर्ट हेयर बिल्ली वहां बैठी थी और अपना सिर झुकाए उसे देख रही थी। बिल्ली भागी नहीं और ल्यूक दीवार से कूदने से पहले उसे एक हाथ से आसानी से पकड़ने में सक्षम था। मिकी नामक बिल्ली को ग्रैनी लूसी को सौंपने के बाद दोनों ने अलविदा कहा और अलग हो गए। ग्रैनी लूसी उसकी एक पड़ोसी थी और उससे 3 घर दूर रहती थी। मिकी कभी कभी ल्यूक के घर पर भी आता था। इस प्रकार मिकी उससे काफी परिचित था। यही कारण था कि ल्यूक इतनी आसानी से मिकी को पकड़ पाया था। जबकि लूसी घर वापस आने में अपना समय ले रही थी, ल्यूक को कुछ ऐसा मिला जिसने उसे सुखद आश्चर्य दिया। उसे सिस्टम से एक और प्रतिक्रिया मिली थी। मिशन, एक शहरवासी की मदद करें, एक बिल्ली को बचाएं। मिशन पूरा हुआ। इनाम के तौर पर 2 अनुभव और क्रेडिट पॉइंट प्राप्त हुए हैं।
लेकिन ल्यूक को जिस चीज ने आश्चर्यचकित किया वह अनुभव या क्रेडिट नहीं था। ये केवल 2 पॉइंट थे जो लगभग नगण्य थे। जिस चीज ने ल्यूक को और अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये था कि उसके एक अनुमान की फिर से पुष्टि हो गई थी। सिस्टम वास्तव में आधिकारिक रूप से सक्रिय हो गया था। इस बार ये वास्तव में सक्रिय था, पिछले सक्रियण और सिंक्रोनाइजेशन के विपरीत, और पुलिस अधिकारी बनने के लिए उसके द्वारा किए गए पहले मिशन के विपरीत भी। इस तथ्य के आधार पर कि अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद मिशन को पूरा माना गया था, यह एक पुलिस अधिकारी के रूप में आधिकारिक पहचान थी जो मिशन के लिए आवश्यक थी, न कि वास्तव में पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करना। और अब ये बिल्ली बचाव मिशन भी कुछ ऐसा था जो उसके काम शुरू करने से पहले ही सामने आ गया था। इससे संकेत मिलता है कि सिस्टम द्वारा पुरस्कृत अनुभव और क्रेडिट उसकी नौकरी या काम के घंटों तक सीमित नहीं थे, बल्कि जब तक वह आधिकारिक तौर पर एक पुलिस अधिकारी था उसके कार्यों और आचरण से उसे अनुभव और क्रेडिट मिलेगा। दूसरी ओर इस बिल्ली बचाव मिशन ने एक विशेष जानकारी भी प्रकट की थी। ल्यूक को अनुभव अंक अर्जित करने से पहले सिस्टम द्वारा मिशन जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। ये संभवतः इस तथ्य से संबंधित था कि वह कानूनी रूप से पहले से ही एक पुलिस अधिकारी था। आखिरकार उसने इससे पहले भी कई अच्छे काम किए थे, और यह उसका पहला मौका नहीं था जब उसने दादी लूसी को शरारती बिल्ली को पकड़ने में मदद की थी। हालांकि सिस्टम ने उसे कभी कोई इनाम नहीं दिया था। इससे ल्यूक ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस अधिकारी बनने के बाद ही वह स्तर ऊपर करना शुरू कर सकता है। ये सही था, यह एक ऐसी प्रणाली थी जो अभ्यास में स्तर ऊपर करने पर केंद्रित थी। उन खेलों से अलग जहां लोग राक्षसों को मारकर स्तर ऊपर करते थे, वह पुलिस के काम के माध्यम से स्तर ऊपर करता था। खेलों में मिशन उसे अनुभव बिंदुओं से पुरस्कृत करते थे, लेकिन जब वह राक्षसों को मारता था तो अनुभव अंक भी पुरस्कृत होते थे। इसी तरह दादी को उसकी बिल्ली पकड़ने में मदद करना खेल में राक्षसों को मारने जैसा ही था। सिस्टम प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष मिशन जारी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा एक कार्य पूरा करने के बाद उसे स्वचालित रूप से अनुभव और क्रेडिट पॉइंट प्राप्त होंगे। इसके साथ लेवल अप करना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना ल्यूक ने सोचा था। उपन्यासों में सिस्टम से अलग, जहां कोई केवल मिशन के माध्यम से अनुभव अंक अर्जित कर सकता था, उसकी प्रणाली सबसे अधिक संभावना एक पुलिस अधिकारी के दैनिक जीवन पर केंद्रित थी। दादी को बिल्ली पकड़ने में मदद करना एक बहुत ही मामूली काम था, जो खेल में नौसिखिए गांव के आसपास मुर्गी को मारने के बराबर था। यही कारण था कि उसने केवल 2 अनुभव और क्रेडिट पॉइंट अर्जित किए थे। अगर उसने कुछ और किया होता तो क्या होता? संयुक्त राज्य अमेरिका में पुलिस बल के पास बहुत व्यापक कार्यक्षेत्र था। यातायात नियंत्रण और पड़ोस के विवादों से लेकर दुर्घटनाओं और अपराध तक सब कुछ पुलिस के काम का हिस्सा था। एक बड़े शहर में पुलिस बल को अपराध जांच, नशीले पदार्थों आदि जैसे विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया था। लेकिन यहाँ इस छोटे से शहर में रॉबर्ट सब कुछ का प्रभारी था और उसके अधीन अधिकारियों के लिए अधिकार क्षेत्र का कोई सख्त विभाजन नहीं था। इस वजह से एक नए पुलिस अधिकारी के रूप में भी ल्यूक को बिल्ली बचाव से कहीं अधिक उच्च स्तर के मामलों में शामिल होने का मौका मिला। वह निश्चित रूप से ऐसे मामलों से 2 दुखद अनुभव और क्रेडिट पॉइंट से कहीं अधिक प्राप्त करेगा। उत्साह से भरा हुआ ल्यूक धीरे धीरे अपनी साइकिल चलाता हुआ मार्था के घर पहुंचा। मार्था एक काफी अमीर परिवार से थी। उसके पिता मांस उत्पादों के थोक व्यापार में शामिल थे और आसपास के बड़े शहरों में कई प्रमुख खिलाड़ियों को आपूर्ति करते थे। निश्चित रूप से उनकी इस शहर में सबसे अधिक आय थी। इस वजह से मार्था का घर बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि टेक्सास के अन्य घरों के बीच भी जो पहले से ही आमतौर पर बड़े आकार के थे। उसके घर में 3 मंजिलें थीं और इमारत का आकार लगभग 1000 वर्ग मीटर था। घर के पीछे और सामने घास का मैदान इतना बड़ा था कि वह एक फुटबॉल मैदान बन सकता था। वहाँ एक बगीचा भी था जिसमें कई बड़े पेड़ थे जो एस्टेट की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। घर के पीछे एक स्विमिंग पूल भी था जो 50 गुना 20 मीटर का था। 3 लोगों के परिवार के लिए यह स्विमिंग पूल अविश्वसनीय रूप से बड़ा था। ल्यूक शाम 6:45 बजे पहुंच गया, बहुत जल्दी नहीं लेकिन बहुत देर से भी नहीं। बेशक वहां निश्चित रूप से स्कूल के अन्य लोग भी थे जो बहुत पहले आ गए थे। इस तरह की पार्टियों में कोई भी व्यक्ति आ सकता था, बशर्ते कोई आमंत्रित व्यक्ति उन्हें लेकर आए, या कोई चुपके से भी भाग ले सकता था। लेकिन ज्यादातर समय उनके स्कूल के केवल सीनियर हाई स्कूल के छात्र ही आते थे। कभी कभार मिडिल स्कूल की 1 या 2 लड़कियां भी आती थीं जो थोड़ी जल्दी परिपक्व हो गई लगती थीं। हाँ, मिडिल स्कूल के छात्र। इस तरह की पार्टी में भीड़ के आकार को देखते हुए कोई भी अपने बीच में मिडिल स्कूल के कुछ छात्रों के बारे में परेशान नहीं हो सकता था। लेकिन निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति के लिए शर्त यह थी कि ये मिडिल स्कूल की छात्राएं ऐसी लड़कियां होनी चाहिए जो जल्दी विकसित हुई हों और किसी भी अन्य हाई स्कूल की छात्रा की तरह दिखें। ल्यूक ने एक बेतरतीब धातु का खंभा उठाया और अपनी साइकिल को उसमें लॉक कर दिया। वह अपनी साइकिल को अंदर नहीं ले जाएगा। एक साधारण व्यक्ति के लिए ये कल्पना करना मुश्किल होगा कि पार्टी करने वाले हाई स्कूल के छात्रों का समूह कितना पागल हो सकता है। उसका इरादा पागल भीड़ द्वारा अपनी साइकिल को अलग अलग करने की अनुमति देने का नहीं था, न ही वह चाहता था कि जब वह घर लौटने वाला हो तो उल्टी से सनी साइकिल से उसका स्वागत किया जाए। अपनी साइकिल को लॉक करने के बाद वह सामने के यार्ड में चला गया। उसने अनुमान लगाया था कि आज रात लगभग 70% छात्र यहाँ होंगे। इस प्रकार बगीचा शोर से भर गया।
टैंक टॉप और हॉट पैंट में कुछ लड़कियां एक बड़े पेड़ से लटके झूलों पर खिलखिलाती और खेलती हुई देखी जा सकती थीं। कई लड़कियां निचली शाखाओं पर बैठी और आपस में बातें करती हुई देखी जा सकती थीं। ये सभी लड़कियां टैंक टॉप और हॉट पैंट भी पहने हुए थीं। ज्यादा से ज्यादा उनमें से कुछ ने अपने टैंक टॉप के ऊपर पतली जैकेट पहनी हुई थी। कोई यह कह सकता है कि एक नज़र में आपकी आंखों में सिर्फ एक जोड़ी लंबी पतली टांगें ही आ जाती थीं, लेकिन बेशक इनमें से ज्यादातर पैर टैन थे। टेक्सास एक ऐसी जगह थी जहां बहुत धूप मिलती थी और यहाँ की स्थानीय लड़कियां ज्यादातर एथलेटिक थीं, इसलिए उन सभी के बाल गेहूं के रंग के स्वस्थ टैन थे। कुछ लड़कियों ने पेड़ से उसे बधाई दी। वे उस समूह का हिस्सा थीं जिसके साथ वह स्कूल में सबसे ज्यादा नजदीक था। ल्यूक ने मुस्कुराया और उनसे हाथ हिलाया और पूछा, जिमेना कहाँ है? जिमेना के दोस्त भी उनमें से थे और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इमारत के पीछे की ओर इशारा किया। वह जगह सामने के यार्ड से भी ज्यादा शोरगुल वाली थी। ल्यूक ने सिर हिलाकर इशारा किया कि उसे संदेश मिल गया है। लड़कियां दिल खोलकर हंसी, कुछ ने तो उसे कुछ फ्लाइंग किस भी फेंके। बेशक वह उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। उनके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वे जिमेना द्वारा उसके बारे में बताई गई किसी बात के कारण उसका मजाक उड़ा रही थीं। इस तरह पुरुष और महिलाएं काफी हद तक एक जैसे थे। ल्यूक इमारत के चारों ओर घूम गया। उसे अभी अंदर जाने का मन नहीं था। आज रात पार्टी का हॉटस्पॉट स्विमिंग पूल था। घर के अंदर के कमरों की बात करें तो वे कपल्स के थे जो थोड़ी निजता की तलाश में थे। जब ल्यूक बैकयार्ड में पहुंचा तो उसे पागलपन का नज़ारा देखने को मिला। यहाँ मौजूद बहुत से लोग पहले ही सीनियर हाई स्कूल से पास हो चुके थे और इस पार्टी की पागलपन के साथ। वैसे भी ल्यूक ने यही सोचा था, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ मौजूद भीड़ के लिए ये सबसे स्वाभाविक बात थी। लोग पूल में तैरते हुए, एक दूसरे के पीछे भागते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए, खाते पीते, गले मिलते हुए वगैरह देखे जा सकते थे। बैकयार्ड में पहले से ही लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ था। थोड़ी दूर पर एक मंच था जिस पर 2 स्पीकर और एक एम्पलीफायर लगा हुआ था। मंच पर बिकिनी पहने एक सुडौल महिला डीजे भी थी जिसका शरीर आगे पीछे हिल रहा था, जिससे हवा में उत्साह और बढ़ गया। ल्यूक ने अपने हाव भाव और चलने की मुद्रा को समायोजित किया। वह खुद को नींद में चलने वाले व्यक्ति की तरह भावशून्य होकर इस दृश्य में चलने की अनुमति नहीं दे सकता था। ऐसा करना बहुत बेतुका लगेगा। उसकी नई चलने की मुद्रा ऐसी थी जिसे वह आमतौर पर इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। अगर वह कोशिश करता तो कुछ कदम चलने के बाद उसे पीटा जाता। लेकिन यहाँ किसी को परवाह नहीं थी। हर कोई पार्टी करने में व्यस्त था। जैसे जैसे ल्यूक चलता गया उसने अपने आसपास के माहौल को देखा। जल्द ही उसे अपनी प्रेमिका मिल गई। वह उसके पास गया और बोला, लड़की, मुझे खुश करो। जिमेना, जो अपने दोस्तों के साथ बातचीत में व्यस्त थी, थोड़ी सी खामोश हो गई, इससे पहले कि लड़कियों का समूह जोर से हंस पड़े। वे किसी और तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे क्योंकि वे इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि ल्यूक आमतौर पर किस तरह का व्यक्ति था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दिखावा करने की परवाह नहीं थी, फिर भी वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। लेकिन वर्तमान में वह एक फिल्म के ठग की तरह वहां खड़ा था जिसे पीटा जाने वाला था। ये स्पष्ट था कि वह मजाक कर रहा था। जिमेना और बाकी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगीं। अब जब वे स्नातक हो चुकी थीं, तो ये समझ में आता है कि कोई अचानक अपनी छवि बदलने का फैसला कर ले। लड़कियों में से एक ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, हा, ल्यूक, मैंने सुना है कि तुम कुछ समय पहले अस्पताल में भर्ती थे। तुम्हें मस्तिष्क क्षति नहीं हुई है और फिल्मों की तरह एक नया व्यक्तित्व नहीं मिला है ना? या क्या तुम इतने सालों से इसी तरह से अभिनय करना चाहते थे? ल्यूक ने उपहास करते हुए कहा, मैं अभी भी वही हूँ, बस एक अलग रंग में। तुम नहीं समझोगे। ठीक है, मैं अपनी लड़की के साथ जा रहा हूँ। यहाँ किसी के पास घूमने का समय नहीं है। जिमेना अभी भी हंसने में व्यस्त थी जब उसे अचानक खींच लिया गया और ल्यूक के कंधे पर उठा लिया गया, इससे पहले कि वह दूर चली जाती। उनके आसपास की लड़कियां नाराज नहीं थीं। उन्होंने सिर्फ मजाकिया ढंग से शिकायत की और उनमें से हर एक ने ल्यूक को उंगली दिखाई। दोनों के स्विमिंग पूल क्षेत्र से चले जाने के बाद ल्यूक ने आखिरकार जिमेना को नीचे उतारा। बस ऐसे ही दोनों लॉन पर टहलने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे। ल्यूक के बारे में यह एक अच्छी बात थी और एक ऐसी बात जिसके बारे में जिमेना ने उसे बार बार चिढ़ाया था। उसने दावा किया कि वह उसकी बहन जैसा है। सच में ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि ल्यूक एक धैर्यवान व्यक्ति था और जब जिमेना किसी बात पर बड़बड़ाती थी तो उसे सुनने में कोई आपत्ति नहीं होती थी। इसके अलावा वह सुनते समय अपने गंभीर विचार भी धीरे से साझा करता था। लेकिन इस तरह से वह वास्तव में रेडियो पर उन बड़ी बहनों में से एक जैसा था जो दूसरों की परेशानियों को सुनने में माहिर थीं। हालांकि जिमेना ने इस बारे में उसे कई बार चिढ़ाया था, लेकिन वह ल्यूक से बहुत खुश थी कि वह कौन था। वह इतना बहादुर व्यक्ति था कि उसे जंगली सुअर से बचा सकता था और इतना धैर्यवान था कि उसकी अच्छी तरह से सुन सकता था। ये कुछ ऐसा था जो उसका परिवार भी नहीं कर सकता था। ल्यूक को उसकी प्रशंसा की बहुत परवाह नहीं थी। एक बड़ी मुस्कान के साथ उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दी और उसके हाथ उसकी पीठ पर घूमते हुए उसने कहा, याद रखना, तुम मेरी प्रेमिका हो। अगर मैं धैर्य नहीं रख सकता तो मैं भूखा रह जाऊंगा। इससे जिमेना अवाक रह गई, फिर भी उसने उसके हाथों को अपनी पीठ पर घूमने से नहीं रोका। दोनों ने बहुत देर तक इधर उधर टहलते नहीं बिताया।
जिमेना हमेशा एक सक्रिय लड़की थी और आधे घंटे से भी कम समय में उसने अपनी सभी हाल की परेशानियों के बारे में बात करना समाप्त कर दिया। जहां तक उसकी कुछ बड़ी परेशानियों का सवाल है तो उनके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह वैसे भी उनके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी बाहें ल्यूक की गर्दन के चारों ओर लिपट गईं। एक हल्की छलांग के साथ उसने अपने पैरों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया और फिर आगे झुककर उसे एक गहरा और भावुक चुंबन दिया। अंत में उसने कहा, तुम प्रॉम के दौरान बीमार थे, आज कैसा है, क्या तुम ठीक हो? ल्यूक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं अब ठीक हूँ। इसे साबित करो। और उसके बाद एक और लंबा चुंबन हुआ। ल्यूक ने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह दोनों एक दूसरे की बाहों में रहते हुए इमारत में दाखिल हुए और कुछ गोपनीयता की तलाश की। उन्हें जो पहला बेडरूम मिला वह पूरी तरह से शांत था। दूसरा बेडरूम अंदर से बंद था और सांसों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। स्पष्ट रूप से कोई अंदर था। एक आदमी चिल्लाया, अगर तुम लड़की हो तो अंदर आओ, अगर तुम लड़के हो तो चले जाओ। ल्यूक और जिमेना हंसे और आगे बढ़ गए। तीसरा बेडरूम बंद नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला उन्हें दो व्यस्त व्यक्ति दिखाई दिए। ल्यूक और जिमेना के दरवाजे पर खड़े होने के बावजूद लड़की ने उन पर ध्यान नहीं दिया, जबकि लड़का मुस्कुराया और बोला, ये कमरा लिया हुआ है, कृपया बाहर जाते समय दरवाज़ा बंद कर दें। धन्यवाद, ल्यूक ने जवाब दिया। हाँ ज़रूर, आपका स्वागत है। दरवाज़ा बंद करने और उन्हें इसे बंद करने में मदद करने से पहले जिमेना की नज़र इधर उधर घूमी और फिर उसने ल्यूक के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए शौचालय की ओर बढ़ गए। लेकिन जब वे शौचालय से कुछ मीटर दूर थे तो उन्होंने अंदर से एक पुरुष और महिला की कराह सुनी। ये दोनों स्पष्ट रूप से साहसी और बेलगाम किस्म के थे। कराह सुनकर जिमेना हंस पड़ी। ल्यूक को कोई आपत्ति नहीं हुई। वह मुड़ा और ऊपर की ओर जाने लगा। ये 3 मंजिल वाला एक बड़ा घर था। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसे कोई गोपनीयता नहीं मिल सकती। इस प्रकार गोपनीयता की तलाश में वे कई दृश्यों के गवाह बने, इससे पहले कि वे अंततः शीर्ष मंजिल पर एक विशेष बालकनी पर पहुंचे। वास्तव में यह एक संलग्न बालकनी थी जो अटारी कमरे की खिड़की से जुड़ी हुई थी। यदि वे खड़े होते तो वे देख पाते कि यह बालकनी सीधे पिछवाड़े में स्विमिंग पूल के सामने थी। ये स्थान स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से छिपा हुआ था और अभी तक किसी और द्वारा खोजा नहीं गया था। इस प्रकार ल्यूक और जिमेना ने सफलतापूर्वक वह गोपनीयता पाली जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उनके होंठ एक दूसरे से चिपके हुए लग रहे थे, जबकि उनके हाथ एक दूसरे की खोज में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही ल्यूक के हाथ एक लड़की के शरीर पर 2 महत्वपूर्ण स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाले थे, स्विमिंग पूल में शोर मच गया। पिछले शोर से अलग वर्तमान शोर को कुछ छोटे शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता था जिसे हर कोई दोहरा रहा था। हे भगवान, क्या हो रहा है, क्या बकवास है। हाँ, यही शब्द दोहराए जा रहे थे। उस समय ल्यूक और जिमेना दीवार पर झुके हुए थे और चुंबन कर रहे थे। वे खुद को रोक नहीं पाए क्योंकि कुछ बड़ा हुआ होगा। उन्होंने उसी समय नीचे देखा और पाया कि वहां मौजूद ज्यादातर लोग पूल के पास एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। ऊपर से दोनों देख सकते थे कि बिकनी में एक लड़की जमीन पर लेटी हुई थी, जबकि 2 अन्य लड़कियां उसे सीपीआर देने में व्यस्त थीं। ल्यूक ने भौहें सिकुड़ी और सहज रूप से उस जगह को स्कैन करना शुरू कर दिया। पूल के एक विशेष कोने में उसने देखा कि एक आकृति तेजी से गुजरी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। उसने उस आकृति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जिमेना से कहा, लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, चलो नीचे चलते हैं। जिमेना ने ल्यूक का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, ल्यूक, यह मिशेल है, क्या वह मर गई है? ल्यूक ने अपना सिर हिलाने से पहले नीचे देखा। हालात खराब लग रहे हैं, वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। जो भी हुआ हो, यह बहुत संभव है कि वह मर गई हो। चलो जाकर पूछते हैं कि क्या किसी ने एम्बुलेंस को बुलाया है। यहाँ कुछ दर्जन लोग थे और वे सभी शहर के स्थानीय निवासी थे। भले ही वे मूर्ख हों, फिर भी वे इस स्थिति में पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाना जानते होंगे। वैसे भी शहर इतना बड़ा नहीं था। इसके अलावा माथा का घर शहर के मध्य भाग में स्थित था, जो पुलिस विभाग और अस्पताल से 5 मिनट से भी कम की दूरी पर था। निश्चित रूप से ल्यूक और जिमेना के नीचे जाने के दौरान पुलिस पहुंच गई। जब तक वे नीचे पहुंचे एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। बड़ी जगह होने का लाभ स्पष्ट हो गया, क्योंकि पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस सीधे पिछवाड़े में चली गई और पुल से बहुत दूर नहीं रुकी। किसी भी मामले में यहाँ कोई वास्तविक दीवार नहीं थी, केवल कुछ प्रतीकात्मक बाड़ें थीं। जब ल्यूक आया तो उसने रॉबर्ट को पुलिस की गाड़ी से उतरते देखा। जब उसने मिशेल के गतिहीन शरीर को याद किया तो उसने अपना सिर हिला दिया। बहुत संभावना थी कि कोई मौत हुई हो, इसलिए पुलिस प्रमुख के रूप में रॉबर्ट को आना पड़ा। रॉबर्ट यहाँ अकेला नहीं था। जब एम्बुलेंस आई तो दूसरी पुलिस कार भी आई। इस बार एक लैटिनो महिला कार से उतरी। ल्यूक इस महिला को भी जानता था। ये सेलिना थी, जिसे शहर की सबसे सुंदर पुलिस महिला के रूप में जाना जाता है। लेकिन निश्चित रूप से बल में केवल 2 पुलिस महिलाएं थीं। दूसरी पुलिस महिला मैरी थी, जो इस साल 40 वर्ष से अधिक की थी और पहले सबसे सुंदर पुलिस महिला थी। ल्यूक ने रॉबर्ट से संपर्क नहीं किया। इसके बजाय वह जिमेना को सेलिना के पास ले गया, जो पहले से ही भीड़ को नियंत्रित कर रही थी, और कहा, हाय सुंदर लड़की। नहीं नहीं, यह एक मजाक था।
वह उससे ऐसा नहीं कहेगा। ल्यूक ने वास्तव में जो कहा वह था, हाय क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। जब सेलिना ने उसे देखा तो उसने राहत की सांस ली और कहा, हालांकि आपने अभी तक आधिकारिक रूप से काम शुरू नहीं किया है, आपको जो हुआ उसमें मदद करने की जरूरत है। ल्यूक ने सिर हिलाया, बेशक, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? सेलिना ने जिमेना की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ल्यूक ने सिर हिलाया, तुम भी इस पार्टी के लिए यहाँ आए हो? सेलिना ने पूछा। ल्यूक ने सिर हिलाया और एक सरल स्पष्टीकरण दिया, हाँ, ये नॉक्स हाई के स्नातकों के एक समूह द्वारा आयोजित एक पार्टी है। यहाँ के लोग ज्यादातर एक ही बैच के स्नातक छात्र हैं। सेलिना की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, अच्छा, एक नोटबुक का इस्तेमाल करें और पार्टी में मौजूद सभी लोगों के नाम लिख लें। साथ ही बच्चों को आसपास ही रखें और अभी किसी को भी जाने न दें। समझे? ल्यूक ने सिर हिलाया, बेशक, लेकिन अगर वे जाने पर अड़े रहे तो क्या होगा? सेलिना ने कहा, जो लोग जाने पर अड़े रहे उनके नाम लिख लें। आपको उन सभी के नाम पता होने चाहिए, है ना? ल्यूक, हाँ, यह कोई समस्या नहीं होगी, मैं शुरू कर दूंगी। ओह, रॉबर्ट को बताना न भूलें कि मैं मदद कर रही हूँ। इसके बाद सेलिना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सिर हिलाया और फिर से व्यवस्था बनाए रखना शुरू कर दिया। उसे सबसे पहले यहाँ मौजूद लोगों को शांत करना था और साथ ही उन्हें ल्यूक की ओर इशारा करके खुद को रजिस्टर करने के लिए कहना था। थोड़ी देर में फिर से चीख पुकार मच गई। कुछ ही देर बाद एक स्ट्रेचर पर सफेद कपड़े से ढका हुआ शव एम्बुलेंस में ले जाया गया। जाहिर है मिशेल लड़की मर चुकी थी। भीड़ उत्तेजित होने लगी और उनमें से कई लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। मनुष्य संवेदनशील प्राणी होते हैं और जब उन्हें कुछ असामान्य दिखाई देता है तो उनकी सहज प्रतिक्रिया होती है कि वे वहां से चले जाएं और घर वापस चले जाएं। ल्यूक बहुत व्यस्त था, लेकिन सौभाग्य से उसकी गर्लफ्रेंड जिमेना थी। जिमेना चीयरलीडर्स में से एक थी और मिशेल चीयरलीडर्स की कैप्टन थी। वास्तव में जिमेना के कई अच्छे दोस्त भी चीयरलीडर थे। अब जब मिशेल अचानक मर गई तो जिमेना के सुझाव पर चीयरलीडर्स ने ल्यूक की मदद करना शुरू कर दिया। वे वहां मौजूद कई लड़कियों और कई लड़कों को जानते थे। उनमें से अधिकांश को वहां रहने के लिए आसानी से मना लिया गया। आखिरकार वे सभी युवा किशोर थे और उनकी सोच अभी भी अपेक्षाकृत सरल थी। एक हत्या हुई थी, पुलिस के लिए उन्हें वहां रहने देना सामान्य बात थी। वे उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे जो चले गए थे, लेकिन जो लोग अभी भी आसपास थे, अगर वे रुकने के लिए कहने के बाद भी जाने पर जोर देते तो वे दोषी लगते। इसके अलावा अगर वे रुकते तो वे अपने दोस्तों के साथ गपशप करना जारी रख सकते थे जो पीछे रह गए थे। हालांकि वे अब पार्टी के मूड में नहीं थे, लेकिन कम से कम यह अभी भी जीवन था और वे आगे ये पता लगाने की कोशिश कर सकते थे कि क्या चल रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद शहर के लगभग सभी पुलिस अधिकारी आ गए थे। स्टेशन पर शिफ्ट पर एक पुलिसकर्मी को छोड़कर बाकी सभी यहाँ थे। फिलहाल रॉबर्ट बहुत परेशान था। वह जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित था वह हत्या नहीं थी, बल्कि अपराध स्थल पर लोगों की अत्यधिक संख्या थी। इकट्ठी की गई जानकारी के अनुसार इस पार्टी में 200 से अधिक लोग थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नॉक्स हाई ग्रेजुएट्स के अलावा जो यहाँ पार्टी करने वालों में से अधिकांश थे, कुछ कम उम्र के हाई स्कूल के छात्र भी थे और यहाँ तक कि 3 लड़कियां भी थीं जो 15 साल की भी नहीं थीं। ये सही था, तीनों तथाकथित मिडिल स्कूल के छात्र थे, 8वीं कक्षा के छात्र जिन्हें किसी के चचेरे भाई ने दुनिया के तौर तरीके दिखाने के लिए यहाँ लाया था। ये बहुत संभव था कि आज रात के बाद तीनों की गर्मियों की छुट्टियां बहुत खराब होंगी। उनके माता पिता निश्चित रूप से उनके भत्ते को रोक देंगे और शायद उन्हें घर से निकाल भी दें। लेकिन ये सब उनके माता पिता की समस्या थी। रॉबर्ट को इस बात की चिंता थी कि ये नाबालिग निश्चित रूप से यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकते। उसे उन्हें आधी रात को ही छोड़ना होगा, अन्यथा अगर कुछ और हुआ तो चीजें और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो सकती हैं। ये भी एक संकेत था कि आगामी जांच बेहद कष्टप्रद होगी। यहाँ 200 से ज्यादा बच्चे थे और अगर वे हर दिन एक से भी मिलते तो भी सभी से मिलने में आधे साल से ज्यादा समय लग जाता। और उनमें से बहुत से बच्चे स्नातक हो चुके थे और काम या आगे की पढ़ाई के लिए यात्रा पर जा रहे थे। रॉबर्ट क्या कर सकता था? वह निराशा में डूब गया। उन्होंने अथक परिश्रम किया और आधी रात से कुछ पहले उन्होंने आखिरकार प्रारंभिक केसवर्क पूरा कर लिया। थका हुआ रॉबर्ट अपनी कार की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसने जो देखा वह ल्यूक था, जो थका हुआ दिख रहा था। उसके बगल में एक लड़की थी। बेशक रॉबर्ट जानता था कि जिमेना कौन है। हालांकि वह हमेशा ल्यूक से झगड़ता था, फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता था। इस प्रकार वह ल्यूक के जिमेना के साथ रिश्ते के बारे में बहुत पहले से जानता था और यहाँ तक कि उनकी स्थिति के बारे में भी उसे कुछ हद तक समझ थी। जब उसे पता चला कि जिमेना एक अच्छी लड़की है तो उसने ल्यूक के उसके साथ रिश्ते के बारे में चिंता करना बंद कर दिया। जब उसने ल्यूक को देखा तो रॉबर्ट ने पूछा, तो क्या मुझे इसे तुम्हारा पहला काम का दिन मानना चाहिए? हालांकि वह थका हुआ था, फिर भी ल्यूक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस कल को पहला दिन मान लो। रॉबर्ट ने असहाय मुस्कान बिखेरी और कहा, धन्यवाद, कल एक व्यस्त दिन होगा। ल्यूक ने अपने बगल में जिमेना की ओर इशारा करते हुए कहा, सौभाग्य से वह आज रात मदद करने के लिए यहाँ थी, अन्यथा मैं उन परेशान करने वाले बच्चों को संभाल नहीं पाता। रॉबर्ट ने जिमेना की ओर सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद जिमेना।
जिमेना भी उसी तरह थकी हुई थी, लेकिन उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो, मैंने केवल व्यवस्था बनाए रखने में मदद की है, मुझे यही करना चाहिए था। ल्यूक ने कहा, देर हो रही है, चलो पहले उसे घर भेजते हैं। रॉबर्ट ने सिर हिलाया और कार का ताला खोला। फिर तीनों अंदर चले गए। वे जिमेना के घर पहुंचे और उसके अंदर जाने के बाद रॉबर्ट ने हाथ हिलाया और जिमेना का इंतजार कर रही एक महिला से बात की। सैंड्रा, उसे अच्छी तरह आराम करने दो, उसने आज मेरी बहुत मदद की। सैंड्रा जिमेना की माँ थी और जब उसने रॉबर्ट की बातें सुनी तो उसने दरवाज़ा बंद करने से पहले मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। इसके बाद कार फिर से चलने लगी, इस बार घर की ओर। रॉबर्ट ने अचानक कहा, तुम वहाँ थे, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? ल्यूक के दिमाग में कुछ यादें उभरी, फिर भी उसने एक अलग बात कही, मुझे यकीन नहीं है, किसी भी मामले में मिशेल पूल में पाई गई थी, संभावना है कि वह बस डूब गई हो। रॉबर्ट ने कुछ देर चुप्पी साधी और फिर कहा, कल मेरे साथ स्टेशन चलो, कल तुम्हारा आधिकारिक तौर पर काम पर पहला दिन होगा, हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए फोरेंसिक जांच करेंगे। थोड़ी देर बाद ल्यूक ने कहा, काम पर अपने पहले दिन मुर्दाघर जा रहा हूँ, तुम वाकई मेरी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हो। रॉबर्ट हंसा, बेटा, वह ऐसी जगह है जहां तुम पुलिस अधिकारी के रूप में जल्द या बाद में जाओगे, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। ल्यूक ने आह भरी, सीट नीचे की ताकि वह अधिक आरामदायक स्थिति में बैठ सके, फिर कहा, एक कहावत है कि नौकरी बलात्कार की तरह है, यदि आप इसका विरोध नहीं कर सकते तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। जब रॉबर्ट ने यह सुना तो वह हंसते हुए बोला, हाँ, मैं सही था, तुम वास्तव में पुलिस के काम में स्वाभाविक हो। अंधेरी कार के अंदर ल्यूक ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या तुम्हारा मतलब है कि पुलिस अधिकारी सभी दयनीय आत्माएं हैं जिनके पास कोई विकल्प नहीं है? इस पर रॉबर्ट की हंसी रुक गई और वह रुक गया। थोड़ी देर बाद वह अपमानित गुस्से में आ गया। ठीक है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें वकील बनना चाहिए, तुम्हारा मुंह भी उनके मुंह जितना ही जहरीला है। ल्यूक ने जवाब दिया, काश, आह, और चुप हो गया। सबसे पहले यह अज्ञात था कि वह वास्तव में लॉ स्कूल में प्रवेश पा सकता है या नहीं। सुपर डिटेक्टिव सिस्टम के साथ उसके लिए वकील बनना असंभव था, इस जीवन में तो बिल्कुल भी नहीं। C13 घर पहुंचने के बाद ल्यूक ने बिस्तर पर जाने से पहले जल्दी से स्नान किया। वह आज से पूरी तरह थक चुका था। अगली सुबह कैथरीन ने उसे जगाया। जब वह नहाकर नीचे गया तो रॉबर्ट पहले से ही वहां नाश्ता कर रहा था। जल्दी करो बच्चे, ये तुम्हारा पहला दिन है, तुम देर नहीं कर सकते। ल्यूक ने जल्दी से कदम बढ़ाया और अपने लिए मूंगफली के मक्खन की मोटी परत वाला सैंडविच बनाया। आज का दिन बहुत व्यस्त रहने वाला था, इसलिए अगर उसने नाश्ते में ज्यादा नहीं खाया तो उसे चिंता थी कि दोपहर तक उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। वह आदतन रॉबर्ट से झगड़ता रहा, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि आज के बाद मैं देर से पहुंच सकता हूं? रॉबर्ट ने अपने मुंह में रखा सैंडविच थूक दिया। उन शब्दों के कारण उसका गला अटक गया और खांसने और मुंह में दूध भरकर पीने के बाद वह आखिरकार रखा हुआ सैंडविच निगल पाया। ल्यूक के साथ झगड़ने में वह शायद ही कभी विजयी होता, क्योंकि उसकी सोच कभी ल्यूक से ज्यादा तेज नहीं होती थी। उनकी झगड़ने की हद यही थी क्योंकि आज भी उन्हें बहुत कुछ करना था। रॉबर्ट ने अपना सैंडविच और दूध खत्म करने के बाद उठकर ल्यूक की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। ल्यूक ने दूध का गिलास अपने गले में डाला और अधूरा सैंडविच लेकर खड़ा हो गया, जाने के लिए तैयार। कैथरीन जल्दी से बाहर चली गई और पूछा, क्या तुम दोपहर के भोजन के लिए वापस आ रहे हो? रॉबर्ट ने जवाब दिया, नहीं, हम बाहर कुछ खाने के लिए ले लेंगे। ल्यूक के लिए उसने मुस्कुराते हुए कैथरीन से कागज का थैला लिया और उसके माथे पर एक चुंबन लगाया। उसका मुंह ब्रेडक्रम्स से सना हुआ था और कहा, ओह, ये सुनकर अच्छा लगा। कैथरीन, मेरे लिए अकेले दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए धन्यवाद। ये सुनते ही रॉबर्ट का चेहरा तुरंत उतर गया। तो ये पता चला कि कैथरीन ने अभी और खाना बनाया था और चाहती थी कि वे खाना साथ लाएं ताकि जब उन्हें भूख लगे तो वे जल्दी से खा सकें। दो आदमियों को देखकर, जिनमें से एक का चेहरा बदसूरत था और दूसरे का चेहरा बड़ा मुस्कुरा रहा था, कार में घुसे कैथरीन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों के साथ काम पर जाने से उसे बहुत सहजता महसूस हुई। वह उन दोनों की बहुत परवाह करती थी और जब वे दोनों एक दूसरे की पीठ पर नजर रखते तो उनका काम शायद कम खतरनाक भी होता। बेशक अभी भी रॉबर्ट ही ल्यूक की देखभाल कर रहा था, लेकिन बचपन से ही ल्यूक ने जो बुद्धिमत्ता दिखाई थी उसके आधार पर वह जल्द ही रॉबर्ट के बराबर हो जाएगा और दोनों एक दूसरे पर नजर रख सकते हैं। कैथरीन को इस बात का भरोसा था। पुलिस की गाड़ी नॉक्स सिटी की ओर तेजी से भागी। उनके छोटे से शहर में फोरेंसिक विभाग नहीं था, इसलिए उन्हें शव परीक्षा के नतीजों के लिए नॉक्स सिटी में जाना पड़ा। हालांकि नॉक्स सिटी भी फोरेंसिक में विशेष रूप से उन्नत नहीं था। अगर वे कुछ पता नहीं लगा पाते तो उन्हें ह्यूस्टन जैसे बेहतर फोरेंसिक विभाग की मदद लेनी पड़ती। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन से अलग था। उनके प्रशासनिक प्रभाग अवरोही क्रम में व्यवस्थित थे, राज्य, काउंटी, टाउनशिप और छोटे जनसंख्या केंद्र। जहां तक उनकी कानून प्रवर्तन प्रणाली का सवाल है, यह अलग तरह से काम करती थी। स्थानीय शहर या नगर पुलिस बल के अधिकार क्षेत्र में न आने वाले मामले काउंटी स्तरीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आते थे, और जो इन एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे वे राज्य स्तरीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आते थे।
इसके अलावा उनका स्थानीय शहर पुलिस विभाग के अधीन नहीं था, न ही यह काउंटी स्तर के पुलिस विभाग के अधीन था, बल्कि उनका पुलिस विभाग या उपयुक्त रूप से कहें तो उनका शेरिफ विभाग सीधे स्थानीय नागरिकों को जवाब देता था, जबकि शेरिफ विभाग के सदस्यों के वेतन का भुगतान शहर के प्रशासनिक बजट से किया जाता था। इस प्रकार ऐसी स्थितियां जहां विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियां एक दूसरे के मामलों को छीन लेती थीं, यहां काफी आम थीं। आखिरकार देश भर में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियां स्वतंत्र संस्थाएं थीं जो एक दूसरे के अधीन नहीं थीं। यहां तक कि जब FBI एजेंट अपनी जांच करते थे तो स्थानीय पुलिस बल अक्सर उनके खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता था। उन्हें लगता था कि FBI उनके मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। चूंकि स्थानीय पुलिस विभाग शहर के लिए जिम्मेदार था, इसलिए वे अपने मामलों को खुद ही सुलझाना पसंद करते थे। जब तक वे किसी मामले को सुलझाने में असमर्थ न हो या मामला संभालने के लिए बहुत बड़ा न हो, वे कभी भी किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी को मामला नहीं सौंपते थे, चाहे वह FBI हो या कोई अन्य पुलिस विभाग। रॉबर्ट को नॉक्स सिटी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने की जल्दी थी, ताकि वह जल्दी से जल्दी इस मामले की प्रकृति का पता लगा सके। अगर लड़की डूब गई होती तो पुलिस विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं रह जाता, और अगर यह वास्तव में हत्या थी तो उसे जल्द से जल्द मामले को सुलझाना होगा। उनके शहर में हत्या हुए कई साल हो चुके थे। इस बार मृतक एक स्थानीय निवासी की बेटी थी। ऐसे में उन्हें इस मामले को गंभीरता से लेना पड़ा। मामले को जल्द से जल्द सुलझाकर ही वे ये साबित कर पाएंगे कि उनके विभाग को बिना किसी कारण के वेतन नहीं मिल रहा है। वे तेजी से आगे बढ़े और 1 घंटे से भी कम समय में वे नॉक्स सिटी के पुलिस विभाग में पहुंच गए। फोरेंसिक विभाग के अंदर नहीं था, बल्कि यह विभाग के बगल में एक 4 मंजिला इमारत में स्थित था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि पुलिस बल अपनी इमारत में लाशें नहीं चाहता था? यह कोई नहीं जानता था। कार से उतरने के बाद रॉबर्ट तुरंत अंदर नहीं गया, बल्कि उसने ल्यूक की ओर देखा। क्या आप जानते हैं कि एक नए अधिकारी के रूप में आपको किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? ल्यूक कुछ देर के लिए सोच में डूब गया और फिर बोला, ज्यादा सुनो, कम बोलो और किसी भी चीज को मत छुओ। रॉबर्ट ने जवाब दिया, आपने ये कहाँ से सुना? हाँ, ये सही है, सरल और सटीक। याद रखें, उन शब्दों को किसी से न दोहराएं। मैं भविष्य में अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षित करने के लिए उनका उपयोग करूंगा। ल्यूक, क्या मैं आपको बता सकता हूं कि यह मेरे पिछले जीवन में देखी गई टीवी सीरीज में सबसे आम कहावत है। बल पर अपना नाम और पद दर्ज करने के बाद रॉबर्ट ल्यूक को साथ लेकर रिसेप्शनिस्ट के पीछे पीछे कमरा नंबर 3 में गया। तथाकथित कमरा नंबर 3 तीसरा मुर्दाघर था। रॉबर्ट को कोई संदेह नहीं था क्योंकि उसने प्रवेश करने से पहले सीधे दरवाजा खटखटाया। लगभग 40 साल के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने रॉबर्ट को प्रवेश करते हुए देखा तो सिर हिलाया। आप यहाँ हैं, कृपया एक पल रुकें, मुझे अपनी ताज़ी पिसी हुई कॉफ़ी का कप खत्म करने दें। रॉबर्ट ल्यूक 0_0। क्या स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ थी? ल्यूक पूरी तरह से भ्रमित था। क्या वह इसके बजाय किसी कॉफ़ी शॉप में आ गया था? दूसरी ओर रॉबर्ट के चेहरे पर एक भद्दा भाव था, लेकिन वह भड़क नहीं गया, बल्कि उसने अपनी आवाज़ कम की और कहा, वह ऐसा ही है। हर सुबह काम से पहले उसे एक कप तथाकथित ताज़ी पिसी हुई कॉफ़ी पीनी पड़ती है। उसका दावा है कि इस कप कॉफ़ी के बिना वह पूरे दिन कमज़ोर महसूस करेगा। ल्यूक ने और भी नर्म आवाज़ में जवाब दिया, क्या तुम्हें यकीन है कि वह कॉफ़ी के बारे में बात कर रहा है? रॉबर्ट के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने जवाब दिया, वह ड्रग्स नहीं लेता, यहाँ तक कि गांजा भी नहीं। मुझे लगता है कि कॉफ़ी ही उसका गांजा है। वह पूरी तरह से कैफीन का आदी है। इससे ल्यूक अवाक रह गया, लेकिन उस सुबह यही एकमात्र आश्चर्य नहीं था। अपनी ताज़ी पिसी हुई कॉफ़ी खत्म करने का इंतजार करते हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कमरे में स्पीकर चालू कर दिए। आवाज़ बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इस पूरी तरह से शांत मुर्दाघर में ये बहुत स्पष्ट थी। ये वायलिन बजने की आवाज़ थी, लेकिन ल्यूक ये नहीं समझ पाया कि गाना क्या था। उसे कभी भी संगीत में बहुत दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन संगीत फिर भी काफ़ी अच्छा था। 30 मिनट के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आखिरकार धीरे धीरे अपनी ताज़ी पिसी हुई कॉफ़ी का कप खत्म किया। उसने उन्हें कॉफ़ी देने का कोई इरादा भी नहीं दिखाया। रॉबर्ट बिल्कुल शांत था। वह इस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो हर चीज़ में अपना समय लेता था, और कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह एक बहुत अच्छा फोरेंसिक डॉक्टर था, या सटीक रूप से कहें तो वह नॉक्स सिटी में एकमात्र फोरेंसिक डॉक्टर था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी कॉफ़ी के उपकरण को दूर रखने के बाद ल्यूक को देखा और पूछा, नया आदमी? रॉबर्ट ने जवाब दिया, मेरा बच्चा ल्यूक। वह भी एक अधिकारी है। आज उसकी नौकरी का पहला दिन है। माज, क्या तुम जल्दी कर सकते हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी जीभ चटकाए और कहा, हे, तुम उसे उसके पहले दिन यहाँ लाए हो। क्या तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हारा जैविक बेटा है? ल्यूक मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। कम बोलने के आदेश का पूरी तरह से पालन किया। किसी भी मामले में रॉबर्ट सारी बातें करने के लिए वहां था। निश्चित रूप से रॉबर्ट का चेहरा उतर गया जब उसने कहा, माज, मेरे परिवार के बारे में मजाक मत करो। माज नामक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने थोड़ा सा ध्यान खो दिया, फिर उसने माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, माफ़ करें, मुझे विभाग के लोगों के साथ बकवास करने की आदत है। आपको हैंक्स के बारे में पता होना चाहिए। ओह,
चलो उस बारे में बात नहीं करते हैं। माज ने अजीबोगरीब बातचीत के विषय पर बात करना बंद कर दिया। वह स्टेनलेस स्टील की शव परीक्षा टेबल की ओर चलने लगा। फिर उसने ल्यूक की ओर देखा और कहा, युवक, क्या तुम वाकई इसके लिए तैयार हो? ल्यूक ने शांत भाव से सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के रूप में उसे इस तरह की किसी चीज का सामना करने में समय लग सकता था। उसे इसकी आदत डालनी थी। मिशेल की मौत का कारण डूबने की संभावना थी और उसकी मौत के तुरंत बाद ही उसे खोज लिया गया था। ल्यूक को ये पसंद था कि यह उसका पहला शव परीक्षा हो, न कि तुलनात्मक रूप से अधिक भयानक चीज का सामना करना पड़े। माज ने शरीर को ढंकने वाले सफेद कपड़े को हटाना शुरू किया और छाती पर रुक गया। उसने सबसे पहले रोशनी में सिर का अध्ययन करना शुरू किया। सबसे पहले उसने मिशेल के बालों को कंघी करने के लिए कंघी जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया। बालों में कोई स्पष्ट विदेशी वस्तु नहीं मिली। उसने कंघी नीचे रखी और अपने हाथ से बालों को इधर उधर घुमाया और सिर का और भी विस्तार से निरीक्षण किया। सिर पर कोई स्पष्ट बाहरी चोट नहीं थी। फिर वह आगे बढ़ गया। गर्दन पर कोई हथेली या रस्सी के निशान नहीं मिले। इसके बाद वह उस हिस्से पर चला गया जिसे आमतौर पर फिल्मों में सेंसर किया जाता है। ल्यूक चुप रहा और ध्यान से देखता रहा। ल्यूक कोई पागल नहीं था और इसलिए नग्न लाश को देखकर उत्तेजित नहीं होता। ऐसा नहीं था कि वह कोई फिल्म देख रहा था। वह यहाँ एक असली लाश के सामने था। ल्यूक केवल ध्यान से मांस की निरीक्षण प्रक्रिया को देख रहा था। वह कोई फोरेंसिक डॉक्टर नहीं था, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के रूप में फोरेंसिक की बात आने पर ल्यूक को एक निश्चित स्तर का ज्ञान होना चाहिए था। पूरे शरीर का सिर से पैर तक निरीक्षण करने के बाद माज ने रॉबर्ट की ओर इशारा किया। रॉबर्ट, जिसने पहले से ही दस्ताने पहने हुए थे, आगे बढ़ा और मिशेल के शरीर को उसकी तरफ मोड़ने में मदद की। फिर से माज ने सिर से पैर तक शरीर का निरीक्षण किया। जब वह आखिरकार समाप्त हो गया तो उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, अब आप शव को नीचे रख सकते हैं। कोई स्पष्ट बाहरी चोट नहीं मिली। रॉबर्ट ने लाश को नीचे रखा और कहा, क्या तुम जांच सकते हो कि क्या वह अपनी मृत्यु से पहले किसी यौन क्रियाकलाप में शामिल थी? माज ने ल्यूक की ओर देखा और फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? रॉबर्ट ने जवाब दिया, हाँ। लेकिन वह तुरंत मुड़ा और ल्यूक का सामना किया। वहां खड़े रहो। ल्यूक ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे एक नई जगह पर खड़ा हो गया। इस नई जगह पर वह मिशेल के सिर का सामना कर रहा था। स्पष्ट रूप से रॉबर्ट को अभी भी उससे ज्यादा परवाह थी जितना उसने दिखाया था। माज ने काम करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और कहा, मृतक ने मृत्यु से पहले यौन संबंध बनाए थे और बड़ी मात्रा में शुक्राणु पीछे रह गए थे। रॉबर्ट ने अपनी आंखें घुमाईं। शुक्राणु किसका है, ये पता लगाने को प्राथमिकता दें। क्या आप मृत्यु का कारण निर्धारित करने में सक्षम हैं? माज ने जवाब दिया, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। वह फिर से लाश पर काम करने लगा और कुछ ही देर बाद उसने कहा, घुटन। रॉबर्ट ने एक भान उठाए लेकिन कुछ नहीं कहा। माज ने उसकी ओर देखा और कहा, हालांकि उसके फेफड़ों में पानी नहीं था, इसलिए वह डूबी नहीं। हे, अब तुम व्यस्त हो जाओगे। रॉबर्ट ने असहाय होकर आह भरी। आमतौर पर दम घुटने के कुछ कारणों में से डूबना और घुटना दो सबसे आम परिदृश्य थे। अगर यह घुटन से हुआ होता तो गर्दन पर हाथ के निशान, रस्सी या अन्य निशान होते, और जो डूब गए उनके फेफड़ों में पानी जरूर पाया जाता। मिशेल की लाश पानी में मिली थी, फिर भी उसके फेफड़ों में पानी नहीं था। उसकी गर्दन भी पूरी तरह से साफ थी। यहाँ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। रॉबर्ट कई सालों तक पुलिस अधिकारी रहे थे और उन्हें पता था कि यह स्पष्ट रूप से एक हत्या थी। इसका मतलब था कि उन्हें जल्द से जल्द मामले को सुलझाना था। वे शहर से अपना वेतन लेते थे और इस तरह की स्थिति में उन्हें जल्दी से सच्चाई का पता लगाना था और शहर में व्यवस्था बनाए रखनी थी। अभी माज मिशेल की नाक, आंखें, होंठ, जीभ और कान की जांच करने लगा था। थोड़ी देर बाद चिमटी की एक जोड़ी का उपयोग करके उसने उसकी नाक से कई पतली और सफेद वस्तुएं निकालीं। रॉबर्ट ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, वे क्या हैं? माज चुप रहा और मिशेल के मुंह की जांच की। फिर से उसने चिमटी का उपयोग करके अंदर से कई छोटी सफेद वस्तुएं निकालीं। अब जाकर उसने कहा, ठीक है, हालांकि आधिकारिक फोरेंसिक रिपोर्ट में अभी भी कुछ समय लगेगा। मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं कि ये क्या है। ये पंख हैं, या सटीक रूप से कहें तो नीचे, जिसका उपयोग आमतौर पर तकिए, कुशन और इसी तरह की अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। अब जबकि मृतक के नाक और मुंह में कुछ पाए गए हैं तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि मौत का सबसे संभावित कारण क्या है। रॉबर्ट ने सिर हिलाया। समझ गया, मैं अब जा रहा हूं। अगर तुम्हें कुछ और मिले तो मुझे बताना और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो जाए तो मुझे फोन करना। फिर कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने ल्यूक को बुलाया। ल्यूक भी उसके पीछे पीछे चला गया, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने वाला था, माज ने कहा, अरे बच्चे, ल्यूक बुरा नहीं है। तुम रॉबर्ट से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो। जब तुम खाली हो तो आ जाना। ल्यूक ने मुड़कर चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। धन्यवाद, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। फिर उसने हाथ हिलाया और कमरे से बाहर निकलते समय अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। कमरे के अंदर माज मुस्कुराने से पहले थोड़ा बेहोश हो गया। जिस तरह से वह व्यवहार करता है वह रॉबर्ट से बिल्कुल अलग है। शायद वह वास्तव में उसका जैविक बेटा नहीं है।
फिर उसने अपना काम जारी रखने से पहले मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। एक बार फिर पुलिस की गाड़ी सड़क पर तेजी से वापस उसी जगह चली गई जहां से वे आए थे। गाड़ी चलाते हुए रॉबर्ट ने पूछा, क्या आपके पास इस मामले पर कोई विचार है? ल्यूक ने जवाब दिया, यह एक हत्या है। रॉबर्ट ने जवाब दिया, बेशक ये है। और कुछ? ल्यूक को याद आया कि उसने कल रात क्या देखा था और वह अंदर से झिझका। हालांकि उसने फिर भी बात की। जुनून में अपराध? रॉबर्ट ने सिर हिलाया। हाँ, ये संभव है। और कुछ? ल्यूक ने अपना सिर हिलाया। अभी कुछ नहीं। रॉबर्ट ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? ल्यूक ने आह भरी और कहा, ठीक है। मिशेल का स्कूल में एक बॉयफ्रेंड है, फुटबॉल कप्तान जॉर्ज जोशुआ। रॉबर्ट ने पूछा, क्या तुम उसके करीब हो या मिशेल ही वह है जिसके तुम करीब हो? ल्यूक ने जवाब दिया, दोनों में से कोई नहीं। लेकिन जिमेना चीयरलीडिंग स्क्वाड की सदस्य है और मिशेल चीयरलीडर्स की कप्तान थी, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा जानता हूँ। रॉबर्ट ने पूछा, तुम उसके बारे में और क्या जानते हो? ल्यूक ने कुछ देर के लिए चुप्पी साध ली और फिर कहा, मिशेल फुटबॉल क्लब के 2 अन्य सदस्यों के साथ भी काफी अंतरंग है। रॉबर्ट ने अपनी भौहें उठाईं। क्या? ल्यूक ने आह भरी और कहा, वह पहले ही मर चुकी है और मुझे उसके बारे में इस तरह बात करना पसंद नहीं है। लेकिन चूंकि उसकी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, इसलिए मैं इसे अब और नहीं छिपा सकता। रॉबर्ट कुछ हद तक अवाक रह गया। आजकल के बच्चे जरूर चंचल होते हैं। तब जब मैं हाई स्कूल में था। खांसी? ओम, मैं तब बहुत मासूम था। ल्यूक ने नाक से कुड़ी। अगर आप झूठ बोलने जा रहे हैं तो क्या आप पहले अपने अजीबोगरीब अभिनय को सुधार सकते हैं? कम से कम अपने चेहरे से उस दोषी भाव को मिटा दें। शायद ल्यूक की आंखों में तिरस्कार बहुत स्पष्ट था, क्योंकि रॉबर्ट तुरंत अपमान से गुस्से में आ गया। कमीने, तुम क्या देख रहे हो? मैं व्यस्त हूँ, मुझे सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हो, रुको, मैं बॉस हूँ। मैं ड्राइवर क्यों हूँ? फिर उसने ब्रेक लगाए और कार रोक दी और कहा, आओ तुम गाड़ी चलाओ। ल्यूक असहाय होकर कार से बाहर निकला और ड्राइवर की सीट पर चला गया। जहां तक रॉबर्ट का सवाल है, वह यात्री की सीट पर चला गया। कार में बैठने के बाद ल्यूक ने दरवाज़ा बंद किया, अपनी सीट बेल्ट लगाई और कहा, मेरे पास अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। क्या मैं अब अवैध रूप से गाड़ी चला रहा हूँ? रॉबर्ट ने व्यंग्य किया। जरूर, तो किसी अधिकारी से जुर्माना लगवाओ। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपडेट रहिए मेरे साथ मेरे के लिए चैनल पर आगे। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।